ये सही है। पेंसिल ही चार्ज नहीं है। हम्म। ठीक है, कोई नहीं। तो पहले देखिए, पहला जो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी, दो तीन कीवर्ड हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे आपने दिया है कि ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव, सस्टेन्ड, कांस्टेंट, अदर्स आर अदर्स आर इकोनॉमिक फिगर। बहुत बढ़िया है, इतना ही इंट्रोडक्शन चाहिए था। इसके बाद जैसे आप सिर्फ दो लाइन और लिख सकते थे, यू कुड हैव गिवन अ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते थे। इसके बाद आप लिख सकते थे कोई एचडीआई की कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, इंडिया रैंक 62nd बेस्ड ऑन दिस, इंडिया रैंक 62 बेस्ड ऑन एलिमेंट सच एस पॉवर्टी। ये आपको लिखना चाहिए था। इसके बाद बस खत्म, इंट्रोडक्शन यही है। इंडिया रैंक 62nd, 62nd based on elements such as poverty, equal distribution of income, social sector development, employment, environmental protection, etc., which needs to bridge between gaps नहीं होता, bridge the gaps होता है in sustainable development। बस इंट्रोडक्शन में आपने चार पांच डायमेंशन दे दी, एक्सीलेंट। उसके बाद क्या करना है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि फ्लो क्या होता है, मैं आपको लिखता हूँ कि फ्लो इज मिसिंग, कोहेरेंस इन द एसे इज मिसिंग। फ्लो यही होता है जो आपने इंट्रोडक्शन में जो आइडिया दे दिया, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपने एक आइडिया दे दिया, यू हैव गिवन an आइडिया ऑफ पॉवर्टी, सो इट मींस examiner will suppose that in the main body you will talk about on the employment, you will talk about on the poverty in separate paragraphs. You will talk about on economic participation, you will talk about on sustainable development. Okay, so these 4 or 5 paragraphs should be in your main body, and in the end you will conclude with certain committee's report। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आप कोई कमेटी की रिपोर्ट डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा करने की कोशिश करेंगे कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें देखिए आपने लिखा है, देर आर सर्टेन रीजंस इन लैकिंग सिचुएशन आर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ इट। देर आर सर्टेन रीजंस इन लैकिंग सिचुएशंस। अब इसका मतलब क्या है, उसके बाद आर इंक्रीजिंग नंबर्स इन पॉपुलेशन, तो मतलब ग्रामर की तो बिल्कुल ही ऐसी की तैसी कर रखी है। अब ये देखिए, रिसोर्सेज डिप्लीशन, देर आफ्टर अगेन डिक्रीजिंग ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, और ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी के नोट्स पढ़ रहा हूँ, मतलब उसने प्रिपरेशन के टाइम पे कोई नोट्स बनाए होंगे कि जिसमें इजीली मुझे लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए अच्छा लगे, है ना। तो ये वाला नहीं करना है आपको, रिवीजन वाला नहीं दिखाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था, ये जो आपने लिखा है चैलेंजेस, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने इतना अच्छा कोट दिया। आप अगर कोट देखेंगे, आपका बहुत अच्छा कोट था। कोट के बाद मैंने आपको बोला, आपको सिर्फ ये लिखना था रिपोर्ट, देर आफ्टर 6 लाइन वुड बी देयर, 5 to 6 लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन, खत्म। उसके बाद from there only you will start with the challenges. There are certain challenges with respect to the present development model of India and also the world। अगर वर्ल्ड की बात करना चाह रहे तो वर्ल्ड का रेफरेंस भी दे देंगे। डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सौरभ का, ये देखो सौरभ का टेस्ट देखो, inclusive growth, challenges and strategy। He has written recent Ministry of Skill Development provide employment oriented training through PM Skill Development Program, दीन दयाल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज ओके। उसके बाद उस्ताद, ये भी इन्होंने लिखा, क्यों। बट सौरभ आपको यहाँ पे मेंशन करने, क्लास में है सौरभ? हाँ है। यस सर। ओके ओके। तो ये देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये रेफरेंस दे देते, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट टाइम इंडिया इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे आप मार खा गए। इंट्रोडक्शन में यू नीड टू शो सम प्रॉब्लम्स, सम ग्रेव प्रॉब्लम्स, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन यू नीड टू डिनोट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। आपका आधा काम क्लियर। ओके, आपने यहाँ क्या लिखा है, ये दिस शुड बी योर वे फॉरवर्ड। जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड तो नहीं, इससे पहले अगर आप थोड़ा सा ये लिख देते कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइजिंग, उसके बाद यू कैड हैव रिटन
कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट देयर। उसके बाद आप लिख सकते थे जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट के आप लिख सकते थे कि इनइक्वालिटी इज ऑन राइज, ये वाला आप लिख सकते थे कि एग्रीकल्चर इनकम इज डिक्रीजिंग, ये सभी चीजें आप इसमें लिख सकते थे। देर आफ्टर ये बहुत बढ़िया लगा आपका, यू हैव रिटन डायरेक्टली द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, यू हैव रिटन पॉवर्टी एज पर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, जो कि आपने आपने जो शांतनु पॉवर्टी को आपने डायरेक्टली लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आपको ये पॉवर्टी है ना यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड करना था, आपको पॉवर्टी के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस बताने थे। जैसे सौरभ ने किया है कि एमपीआई उन्होंने यहाँ पे कोट किया है, पॉवर्टी एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया लिफ्टेड दिस मच मिलियन पुअर पीपल, दैट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट। वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने इतना ज्यादा इंडिया को इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर इसमें रिकॉग्निशन दी थी और कोई अवार्ड भी दिया था कि इंडिया इंडिया एलिवेटेड टू 71 मिलियन पीपल बिटवीन 2005 टू 16 विद पुअरेस्ट रीजन। और यहाँ पे आप लिख सकते थे लिफ्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी दैट इज द राइट वर्ड, जहां से इंडिया ने उनको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला। ठीक है, उसके बाद दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो आपने डायमेंशन टच किया, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, यही बात मैं कर रहा हूँ शांतनु। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस, ये मैं चाहता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट लिखा, एक्सप्लेन दो डायमेंशन, उसको मतलब लेम स्टेटमेंट नहीं लिखना है, वेग स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिंपली यू आर राइटिंग सिंपली अ वेग स्टेटमेंट विदाउट सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट। Unemployment, he has given one particular dimension unemployment, thereafter he has written very supporting argument, he has given the periodic labor force surveys report, in that he has mentioned workforce of rural and urban areas will increase at the rate of 6.1%। ठीक है, will increase वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आना था। ठीक है, ओके। नाउ द एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन इंडिया, ये भी इन्होंने इंपॉर्टेंट डायमेंशन दिया। सो सारी की सारी किसको पॉइंट करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस हो गया। thereafter he has written some social development issue, again a new dimension। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और आपके में क्या फर्क लगेगा शांतनु, सी आपके आपके डायमेंशंस मिसिंग है बहुत। आप देखिए इसमें मोनोटोनस आ रहा है आपका ऐसे, देर इज नो डायमेंशंस, ये पता नहीं लग रहा कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। अदरवाइज बेसिक देर आर मोर हिंड्रेंसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल लेवल, देर आर लॉट नंबर ऑफ रिपीटेड पॉइंट्स, रिपीटिशन बहुत ज्यादा है पॉइंट्स का। वही आपका इंट्रोडक्शन में था, आपने बात की पॉवर्टी की इंट्रोडक्शन में, दोबारा से वही आ गया। आपने बात की वहां पे इकोनॉमिक सेक्टर की, वो भी इंट्रोडक्शन में था। अनएम्प्लॉयमेंट की बात अपने इंट्रोडक्शन में की, बट वेयर इज योर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लाइक सौरभ हैज गिवन। ओके, वी नीड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो काम चल जाएगा। सोशल डेवलपमेंट इशू इन्होंने लिखा, सोशल डेवलपमेंट इशू के अंदर इन्होंने बात की चाइल्ड की। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर जैसे चाइल्ड की बात की, यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट वीमेन, वीमेन की बात कर सकते थे आप। जेंडर डिस्पैरिटी की आपने बात की, एक्सीलेंट, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया किया आपने, ये वाला जो पॉइंट डाला, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सो ऑल दिस चैलेंजेस शुड बी मिटिगेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स challenges। क्वेश्चन क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ challenges एंड स्ट्रेटजी। सो नाउ सौरभ इज ट्राइंग टू आंसर दिस सेकंड पार्ट ऑफ द एसे, दैट इज द स्ट्रेटजी। क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए थी। अब जो आपने सौरभ लिखा है, दिस रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयड ओरिएंटेड ट्रेनिंग, दिस शुड बी कम इनटू योर स्ट्रेटजी। ओके, सो इसी को बोलते हैं रेलिवेंट लिखना, फ्लो आपका यहीं पे आएगा। ऑलवेज फाइंड फॉर द प्रॉब्लम इन द इनिशियल टाइम ऑफ योर ऐसे और इनिशियल पोर्शन ऑफ योर ऐसे, उसमें प्रॉब्लम ढूंढिए। इन द एंड आप क्या ढूंढेंगे, आप क्या उसमें डिनोट करेंगे, स्ट्रेटजी और वे फॉरवर्ड। नाउ एज यू हैव रिटन फिजिकल डेवलपमेंट पे, यहाँ पे डायमेंशन दे दी शांतनु, यू कुड हैव रिटन लाइक दिस ओनली, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इन्होंने सिर्फ 4 डायमेंशन दिए, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसके बाद कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, देयर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज। So, isn't civic amenities comes into or comes under inclusive growth? आता है भाई civic amenity, स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए कर रहे हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद civic amenities के अंदर हर घर जल योजना इज देयर। उसके बाद
आप सौभाग्य स्कीम देखेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, है ना, सिविक एमिनिटीज। उसके बाद देखेंगे आप भारत नेट, वाई, टू कनेक्ट ऑल द पंचायत थ्रू दिस पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी। बट ये सिविक एमिनिटीज के अंदर नहीं है, बट दिस इज अ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वी रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता होगा एक्सेस टू इंटरनेट हैज नाउ बिकम अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट बन गया एक्सेस टू द इंटरनेट। तो सिविक कम्युनिटीज के अंदर अगर आप यहाँ पे इंटरनेट का लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद दिस इंश्योरेंस इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही जस्ट रिटर्न, देखिए आप इनकी पर्टिकुलर आप देखिए, ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ही इज जस्ट सजेस्टिंग थिंग्स। सो द एग्जामिनर ओनली वांट सम इंडिकेशन फ्रॉम योर्स, आपकी तरफ से सिर्फ इंडिकेशन चाहिए उसको कि दिस पर्सन नो दिस थिंग। उसको नहीं चाहिए आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। एक्सप्लेन कहाँ पे चाहिए? जहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत कहाँ पे चाहिए? जहां पे इन्होंने लिखा ये लिंकिंग लाइंस, ऑल दिस चैलेंजेस शुड बी मिटिगेटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सो दीज आर द लिंकिंग लाइंस एंड दैट इज अ रोल चेंजर इन योर पर्टिकुलर एसे राइटिंग के अंदर। ये लिंकिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड डायमेंशन इज गिवन, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी, इनडायरेक्टली इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी। और ये आंसर कर रहे हैं किसको? डायरेक्टली जो एस से पूछा गया है, ही इज आंसरिंग, ही इज नॉट आई थिंक डाइवर्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, but he has suffered where? I'll tell you, he has suffered because he did not complete his second essay. He has suffered, although he has written very good in the first essay। और सभी कैंडिडेट को ये लगता है कि इफ आई कैन रिटर्न 3 essays और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मैं लिख दूं, और इफ आई स्किप वन पर्टिकुलर essay I'll be in the list। बट ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए इन्होंने सेकंड लेक्चर के अंदर इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ दिया, एंड व्हाट ही विल गेट? हाफ मार्क्स, ओनली हाफ मार्क्स। शांतनु को सेकंड एसे के अंदर व्हाट ही गोट? एवरेज मार्क्स, 7 नंबर मिले, 6 नंबर मिले, कुछ तो मिले। तो 4 एसे के अंदर समझो, हर एक 4 एसे के अंदर अगर सौरभ को एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए, 3 ऐसे उन्होंने लिखे और शांतनु से एक एक मार्क एक्स्ट्रा मिल गया, और चौथा ऐसे में हाफ मार्क्स मिला, और शांतनु ने हर एक ऐसे के अंदर एवरेज मार्क्स स्कोर किया, सपोज 7 मार्क्स उनको मिल गए, और तो जब भी उनके मार्क्स शांतनु के उससे ज्यादा आएंगे सौरभ से, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ना है, ज्यादा क्वालिटी दिखाने के चक्कर में वहां भी कॉम्प्रोमाइज होंगे आप। ये भी इशू है, ये बड़ा इशू है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बातें है ना कोई नहीं शेयर करेगा कि यहाँ पे कैसे कैसे है, कैसे हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जिस्ट है इस एग्जाम की। एक भी ऐसे छूटा आगे, अगर आपने देखा होगा कि सीएपीएफ 2022 जिसने लिखा है, दोज कैंडिडेट हु हैव रिटन सीएपीएफ 2022, यू मस्ट हैव सीन देयर कमेंट ऑन द वीडियोस, जो आफ्टर रिव्यू वीडियोस होते हैं, जो एग्जाम के जो पर्टिकुलर पैटर्न को रिव्यू करते हैं। आप देखेंगे कि आई हैव अटेम्प्टेड 2 essays, आई हैव अटेम्प्टेड 3 essays, आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 1 रिपोर्ट, इस तरह की आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। बट ऑल्दो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम योर परफॉर्मेंस कि आप मैनेजमेंट कर लेते हैं टाइम का, तो टाइम का कोई इशू नहीं होगा, और टाइम जस्ट टेस्ट सीरीज करने से टाइम का मैनेजमेंट का कोई इशू आने वाला नहीं है। बट फिर भी आपको ये पर्टिकुलर एंगल पता होना चाहिए एग्जाम का। अब ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली what he has suggested, this answer writing or this essay writing is only suggested, so he has given only a important headline, that is human development। उसके बाद human development को explain कर दिया, rather than देखो सौरभ यहाँ पे आपकी गलती है, now it's a repetition, now it's a repetition। human development आपने नीचे भी लिखा है, ऊपर भी लिखा है, rather than just writing human development, you could have written a linking line, जैसे आपने ऊपर लिखा है all these challenges should be mitigated by government through policies of inclusive growth। okay, यहाँ पे आपके लिख सकते थे after seeing the physical development, one important aspect of inclusive growth, that is human development। बस इतना ही लिंकिंग लाइन लिख के उसके बाद डायमेंशन दे दीजिए जो आपने लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये लिंकिंग लाइन आई नीड फ्रॉम यू। ओके, उसके बाद आपने ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत अच्छा लिखा है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, रिपीटिशन अगेन, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। सो व्हाट आई विल टेल यू,
इसको पूरा आप क्या कर सकते थे, इसको कोलैबोरेट कर सकते थे। ये एक ही डायमेंशन है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मोर और लेस इट इज द सेम थिंग। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अडेप्टेबिलिटी स्किल ऑफ न्यू एंड ये क्या है, न्यू स्किल्स एंड बीइंग मेथड। तो इसमें मुझे क्या दिखा, सिर्फ आपकी दो डायमेंशन दिखी, ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर से, जैसे आपने इनिशियली बताया इसके स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, उसका न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट का न्यूट्रिशन भी तो आप डालेंगे, न्यूट्रिशन, क्वालिटी फूड। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर और कौन कौन सी चीज आते हैं, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। एजुकेशन इज ओनली वन सेक्टर, बताइए, एड एनीबडी। ह्यूमन सैनिटेशन, डेवलपमेंट, सैनिटेशन, ओके, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, ओके, मेडिकल, हाँ मेडिकल, व्हाट, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, वही हेल्थ। ओके, हेल्थ तो सेक्टर। स्किल्ड सोसाइटी लेबर, हाँ हाँ, लेबर क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल 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 एनहेंस लेबरिंग। स्किल एनहांस्ड लेबरिंग, ठीक है। तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, हेल्थ की डायमेंशन इसमें आ गई, सैनिटेशन इसमें आ गया, और स्किलफुल लेबर्स आ गया, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, ये क्या लिखा आपने, शुड बी फोकस ऑन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ यू हैव रिटन अगेन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी आपने तीन बना दिए ना, ये नहीं चलेगा। maximum you can, how many flow chart you can make in an essay is one or two, वन और टू मैक्सिमम, तीन नहीं चलेंगे, ठीक है। इससे लगेगा आपकी प्रेजेंटेशन लैक करती है, ठीक है ना, यू डू नॉट हैव वर्ड्स टू राइट, क्योंकि कनेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा कि आप तो बस इसमें जैसे शॉर्ट्स नोट्स बना के चले गए हो, नहीं, तीन नहीं चलेंगे, मैक्सिमम दो, और एक बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ आपने लिखा है, बहुत बढ़िया, पॉवर्टी एजुकेशन, इक्वल distribution of income, social sector development, excellent, regional disparity of talked about, excellent again, employment generation and agriculture development, again you have written conclusion, government can take following steps like tax compliance, हाँ, they need, government need what, revenue उनके पास होगा तो what he will do, he will spend on capital expenditure, he will spend on human development, he will spend on freebies, he will spend on road construction, ये सारी चीजें। so redistribution, yes, दैट इज एन अफर्मेटिव एक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कैसे होता है, थ्रू पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, थ्रू एमएसपी, ओके। नाउ अगेन द बेसिक इनकम, यू आर टॉकिंग अबाउट द यूबीआई, ओके। यूबीआई किस लिए, आफ्टर द कोविड पेंडेमिक का आप इसमें दे सकते हैं, ये रेफरेंस दे सकते हैं कि आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज डिक्रीज्ड, so to ensure uniformity in income we need to implement, or we should think, डायरेक्टली नहीं बोलना कि वी शुड इम्प्लीमेंट, नहीं, इसमें पूरा, इसमें एडवोकेसी नहीं करनी है आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि बेसिक इनकम इज एन डिबेटेबल टॉपिक। सो यू कैन टेल इन अ वे दैट, सो वी कैन आल्सो थिंक टू इम्प्लीमेंट, और सम, किसी और का नाम ले सकते हैं आप, इकोनॉमिस्ट, सम मेजर इकोनॉमिस्ट लाइक आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम स्वामी, तो उन्होंने भी क्या सजेस्ट किया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उनका नाम ले दीजिए ना, क्या जाता है, नीति आयोग थिंक टैंक हैज आल्सो सजेस्टेड बेसिक इनकम, ओके, यहाँ लिख दीजिए। एंड वी कैन सी एंड लर्न सम केस स्टडी लाइक दिल्ली गवर्नमेंट प्रोग्राम टू गेट बेगर्स जॉब रेडी, एक्सीलेंट, चलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम है टू गेट बेगर्स जॉब रेडी, ये नज इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब मैंने इसको 9 नंबर दिए हैं, आई कुड हैव गिवन हिम 10 आल्सो, प्रोवाइडेड ये तीसरा वाला नहीं बनाया होता इन्होंने, और यहाँ पे लिंकिंग लाइन होती, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आई एम सीइंग थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप जैसे अप्रोच कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यू आर अंडर रेटिंग योर सेल्फ, क्या आप सोच रहे हो कि यार मैं ठीक लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना, तो यही मुझे इशू लग रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है आपके, जिस तरह से आपने अप्रोच किया, एक्सीलेंट। दूसरे में आपने ये कर दिया तो को फायदा नहीं हुआ उसका, इनोवेशन इज की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ सी द शांतनु's टेस्ट अगेन, आपने लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑलरेडी, आपका कंक्लूजन पार्ट पढ़ रहे हैं हम, पहले वाले टॉपिक का, वी आर ट्राइंग टू रीड योर कंक्लूजन पार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डन सच रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके, उस्ताद इज देयर, माध्यमिक इज देयर, ये सभी चीजें होगी। सो आपको नहीं लगता इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, टू मेक सेंस, नेशनल हेल्थ मिशन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ओके,
सो गवर्नमेंट शुड, ये आपने इतना एक्सीलेंट पॉइंट लिखा है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज 2.5% ऑफ जीडीपी टू ग्लोबल बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, चलेगा। उसका टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट आपने लिखा है, पॉवर्टी, you're just again giving a reference of the same problem which you have referred in your introduction again in the main body. Now you are again referring those problem in the conclusion, but where is the solution? Okay, poverty old age policy distribution, you should have suggested poverty reduction measures क्या है, you should have suggested old age people policies क्या है, आपको पता है pension scheme is there, there are Ayushman Bharat scheme is there, this kind of scheme you can suggest, national social assistance program is there। उसके बाद देखेंगे distribution of equality so that we can achieve inclusive growth for sustainability। you could have talked about the land reforms जो हमने किए हैं, important है, land reform is there, is very important। you could have talked about the progressive taxation system, GST, indirect tax, ये सभी चीजें आप बात कर सकते हैं। okay, so you have compromised on the flow of essay, ये बिल्कुल ठीक है, आपको थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन। आपका है ना ऐसे आना चाहिए इस तरह से कि आप जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है दैट शुड बी सीन इन योर बॉडी, एंड जो आपने बॉडी में लिखा है दैट शुड बी गो इन योर कंक्लूजन। मीनिंग जो बॉडी में आपने प्रॉब्लम सजेस्ट की है, दोस प्रॉब्लम सॉल्यूशन यू शुड बी रिटन इन, यू शुड बी राइटिंग इन कंक्लूजन। ओके, सो अगेन अगर आप ट्रेस करेंगे ना बैक टू फोर्थ, तो आप कंक्लूजन से बॉडी में जाएंगे और इंट्रोडक्शन में जाएंगे, आपको यू विल सी सम सिमिलैरिटी। ओके, हैफजार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल। अगेन द नेक्स्ट इज इनोवेशन इज की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। आपने इनोवेशन एक कीवर्ड है इसके अंदर, आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, you've written a very good again a very good quote, knowledge drives innovation and innovation drives productivity and productivity drives economic growth। rather than focusing on these words, productivity drives economic growth, so why the productivity is hampering in India? So build your narration, जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है ना उसी पे बिल्डअप करिए, उसी पे नरेशन बनाइए अपनी, उसी को अपना बेस मानिए, उसका फाउंडेशन मानिए, ठीक है ना। You could have talked about why in the past we suffered in terms of economic growth, we suffered in terms of social economic because there was lack of innovation। you could have talked about the World War II scenario, कितना उसमें इनोवेशन हुआ, ठीक है, वो थोड़ा सा टेंजेंट पे जाएगा बट फिर भी आप उसमें मेंशन कर सकते थे। you could have talked about, आपने बहुत अच्छा इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन वाला आइडिया डाला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे काफी सिचुएशन जो है और काफी पॉवर्टी इरेडिकेशन में हमारी बहुत सारी उसमें क्या किया, हेल्प की है, ये आपने डाला है, दैट इज एक्सीलेंट। उसके बाद और क्या डाल सकते थे, यू कुड हैव रिटन सम सक्सेसफुल मॉडल ऑफ यूएसए, आपने लिखा है उसमें, ठीक है, यूएसए का मॉडल आपने लिखा है, यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ इन विच 50% of growth is derived from innovation। so what is lacking basically, what is lacking is the presentation। I think आप किसी को पता नहीं चलेगा कि where is the introduction and where is the main body starts। किसी को पता चल रहा है कहाँ तक इंट्रोडक्शन था और कहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो दैट इज योर ड्रॉबैक शांतनु, यू नीड टू वर्क ऑन इट। उसके बाद द रीजन व्हाई वी रिक्वायर इट्स प्रोडक्टिविटी एंड इनइक्वालिटी आर लिंक्ड। अब मुझे इसका मतलब बताइए क्या है, आई नीड यू टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस 3 लाइंस, बताइए। सर मेरे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या लिख दिया। ये मतलब ये वाले ऐसे में ना मैं बस लिखता जा रहा था, मैंने कोई वो कहते हैं ना कोई पॉइंट सेट करके नहीं लिखा था, और कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस थी, मैं लिख नहीं पाया, मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मतलब एक वो कहते हैं ना एक फ्लो में लिखना, वो मैं भूल गया, मैं कुछ भी लिखे जा रहा था, मुझे बस खत्म करने से मतलब था। समझ गया, ये हो गया मेरे साथ। और मुझे पहले वाले में तो बहुत एक्सेस लगा कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सेस लिख दिया, रिपीटेड पॉइंट्स लिख दिए, और बहुत ही मतलब एक इजी वे में हो सकता था, मतलब अगर मैं उसके मेन पॉइंट भी छाट के अगर लिख देता सही तरीके से तो वो काफी अच्छा लगता। जैसे सौरभ आपने देखा, सौरभ का देखा आपने उसमें पर्टिकुलर ऐसे फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे लगा, और मैं इस पे मैंने काम भी किया है, मैं शायद कल वाले में इससे काफी ठीक करूं। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ऐसे सोचो
एग्जामिनर ही है आपका जो पेपर चेक करेगा, उसकी लाइफ कैसे इजी होगी बस। शुरुआत में तो ठीक है, शुरुआत में यू नीड टू डेवलप योर अप्रोच, हाउ विल अप्रोच योर दिस पर्टिकुलर essay. Thereafter, over the period of time, you must also think from the perspective of the examiner. What would be the examiner will be looking in your essay? उस तरह से सोचना है, how I will help the examiner to easily understand the things, ये आपने सोचना है, क्योंकि you are not writing this essay for yours only. Okay, we are writing this essay to get understand. एग्जामिनर इसको जो समझेगा उसकी लाइफ हमें इजी बनानी है, ये सोच लिया तो इसीलिए टॉपर्स बोलते हैं। तो सीएपीएफ वाले टॉपर्स तो मुझे नहीं पता, बट सिविल सर्विस वाले टॉपर्स वही होते हैं। और जो चेकर होते हैं आपके एग्जामिनर, वो चेकर सेम रहते हैं। ये नहीं कि सीपीएफ के अंदर चेकर कोई आप स्कूल से उठा के लाएंगे। द एग्जामिनर विल रिमेन द सेम, द इवेल्युएटर विल रिमेन द सेम, सो दे आर इम्पेशेंट ऑल्सो। एंड आपने देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। अब आपने प्रोडक्टिविटी आपने लिखा है, थोड़ा सा इसका ये वाई बाहर निकाल दिया, तो अगर वो मूड में नहीं होगा ना, उसका दिमाग खराब कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपका आधा नंबर काट लेगा, उसका कुछ नहीं जाता। लिखता है, लिखा हुआ है कि मार्जिन के बाहर आप नहीं लिख सकते, ओके, तो उसका कुछ नहीं जाएगा। ये देखो दोबारा से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपने देखा नॉलेज आपने बाहर निकाल दिया, हाफ मार्क यहाँ से निकाल लेगा आपका, उसका कुछ नहीं जाता। अगर आपने शुरू में ही है पजाड़ लिख दिया है तो ये चलता है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन, द रीजन व्हाई वी रिक्वायर, ओके ये तो आपको ही समझ नहीं आता, मैं क्या समझू इसका। उसके बाद ठीक है, द फोरमोस्ट एंड फॉर्मिडेबल चैलेंजेस व्हिच क्रिएट हिंड्रेंसेस सच एज लो एक्टिव पार्टिसिपेशन, लो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ये हो गया। ओके, नाउ हाँ, मेरे पास अभी तक 2 के टेस्ट हैं। अभिषेक आपका ये थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं। टेस्ट 1 मैं रिव्यू कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, ये हो गया, ठीक है। आई थिंक आप तो बहुत ही ज्यादा इसमें एक पर्टिकुलर लाइन देखेंगे, आप एक सेंटेंस के अंदर यू आर राइटिंग अराउंड 10 वर्ड्स। अरे इससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी हो जाएगी। टेररिज्म इज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट फियर अमंग, सो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑन एवरेज सपोज कीजिए आप एक स्टेटमेंट के अंदर यू आर राइटिंग 10 वर्ड्स, और आप हिसाब लगाइए 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, तो 50 यहाँ पे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग आपका जो वर्ड लिमिट है वो ब्रीच नहीं हो रहा है। बट आप जो है 3 पेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको कितने पेज मिलेंगे? आपको 3 A4 साइज शीट मिलेगी, बट यू हैव कंप्लीटेड योर एसे इन 2 A4 साइज शीट्स। सो अगर आप तीसरी A4 साइज शीट ब्लैंक छोड़ेंगे, एग्जामिनर को क्या लगेगा? एग्जामिनर विल फील के फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग आएगी। इसको लगेगा एग्जामिनर को ही इज नॉट एबल टू राइट मोर नंबर ऑफ वर्ड्स, और ही इज नॉट he has not written in a way that इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। he do not know how to utilize all the 3 pages, ये उसके माइंड में जाएगा। तो ये नहीं करना आपको। एट मैक्स मेरा सजेशन क्या है, इधर यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ योर हैंड राइटिंग, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाइए और राइट मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स इन 1 सेंटेंस और इन 1 लाइन, 5 to 6 सेंटेंस। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सौरभ या फिर शांतनु का, ये भी दोनों के सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लिखिए, थोड़ा फॉन्ट साइज आप बढ़ाइए, कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप फॉन्ट साइज का है, प्रेजेंटेशन का मेजर इशू रहता है। अब एग्जामिनर को पहले मतलब समझिए, वो उसको अगर चश्मे लगे हुए हैं और चश्मा भूल गया तो आपके तो गए नंबर, है ना। तो उसकी लाइफ इजियर बनाइए। ओके, वन थिंग आई वांट यू फ्रॉम यू इज अंडरलाइनिंग द वर्ड्स। दूसरा, डू नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं चलेगी बिल्कुल भी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ
सौरभ ओवर एक्सप्लेनिंग कहीं नहीं किया, ओनली ही हैज डन अ सजेस्टिव आंसर राइटिंग। सजेस्टिव रहना चाहिए, डो नॉट बी एक्सप्लेनेटरी। फर्स्ट डे मैंने बोला था आंसर राइटिंग शुड नॉट बी एक्सप्लेनेटरी बिकॉज इन 300 वर्ड्स व्हाट इज द चैलेंज? चैलेंज इज टू पोर्ट्रे अ फुल पिक्चर, पोर्ट्रे अ फुल पिक्चर, पूरी पिक्चर दिखानी है आपको 300 वर्ड में। हाउ यू कैन शो द फुल पिक्चर? जब आप कटिंग करेंगे, क्या? when you will be using less number of words, ठीक है ना? when you will be very brief in your idea, ठीक है ना? आप ब्रीफ रहेंगे आइडिया में, rather than beating around the bush, come directly to the point। सौरभ डायरेक्टली पॉइंट पे आए, he has written directly the challenges of inclusive growth, उसके बाद he has talked about the strategies। तो इस हिसाब से आपको ऐसे में अगर आपको दिखाना है एग्जामिनर को कि यू आर राइटिंग रेलिवेंट, so you need to use the keywords given in the topic। कीवर्ड जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी दिया हुआ है भाई, यूज करो इसके अंदर कि दिस शोज द इंटेंसिटी, दिस शोज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस शोज द नेक्सस एंड लिंकेजेस। यूज करो, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन रादर देन गिविंग हिज ओन ज्ञान। देखो ज्ञान किसी को पसंद नहीं आता, ये जो यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर इनको आप ज्ञान दोगे दे डू नॉट लाइक इट। इनको आप रीजन दोगे, लॉजिक दोगे तो सही लगेगा, ज्ञान नहीं देना वहां पे। अच्छा ठीक है, तो अभिषेक ये आपकी मेजर प्रॉब्लम थी। उसके बाद ग्रीश, लेट्स लुक योर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर more rapid and inclusive growth। So this is the test second। So you have written with the advent of green revolution which made India as a food। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. We discussed it, sir. We discussed I think। Okay। Just a second, I need to check other scope भी also upload हुआ है नहीं। आप ही बता दीपक का देखो सर, दीपक लकीरा का। दीपक लकीरा, एक सेकंड। वो सुबह से बेचारा दुखी हो रखा, उसका पेपर नहीं आया। आपका पेपर चेक हो चुका है दीपक, पता नहीं टीम, अभी मैंने बात की है, टीम मूव कर रही है। प्लीज टर्न ऑफ द स्क्रीन। अरे इसमें एप्लीकेशन में कुछ फंक्शन है, ये पायरेसी ना हो जाए। अच्छा तो मैं दीपक लकीरा को उसमें नोटेबिलिटी में एक बार ट्रांसफर कर लूँ। ये सही है। दीपक ये आपको फंसवाना चाहता है ना? सर फंसवाने वाली कोई बात नहीं है सर। ये रिमार्क्स तो चाहिए ही सर। ये जब से चाहता है मतलब कुछ ना कुछ दीपक की घंटी लेकर बाद में। ये आ गया दीपक, ये लो। हियर इज द दीपक, इंक्लूसिव ग्रोथ चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी। सर ये वाला देख लिया, नेक्स्ट वाला देखिए। ये तो दो दीपक का तो पढ़ यही लिया टेस्ट हमने। है। अच्छा दूसरा लिखा हुआ है ना इसमें, वो इनोवेशन वाला इनोवेशन देखते वाला। हैं। ओके इनोवेशन। अरे दीपक अब एक बात बताऊं, आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, यू विल गेट 1 मार्क्स मोर। आप सभी से 1 नंबर ज्यादा ही ले लेंगे, हैंडराइटिंग आपकी, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। तो इनोवेशन, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, आ जाओ। इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी अ चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट थ्रेट। तो स्टीव जॉब्स कह रहे हैं इनोवेशन, ठीक है। सो टॉक अबाउट मोर ग्राउंड रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप इसमें बात कर देते ना, इंडियन ओरिएंटेड सही रहेगा। शांतनु का कोट बिल्कुल सही था, रेलिवेंट था। आपका भी कोट रेलिवेंट है। सो इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी अ चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट थ्रेट। अब आपको ना ये कोट लिख के निकलना नहीं है कि आप सोचे अब ये कोट मैंने दे दिया, अब मैं कुछ और राम कथा लिखूंगा अपनी। आपको अब इसमें बताना है
कि इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी अ चेंज एंड अपॉर्चुनिटी नॉट थ्रेट। कब हमने व्हेन डिड वी सी द इनोवेशन एज एन एबिलिटी और एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेन we did not see innovation as an opportunity, rather we see the innovation as a threat. We need to quote those example also. अगर आपने ये कोट नहीं किया एग्जाम्पल, तो आपका ये कोट है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा कोट लिखना है। इनोवेशन, लाइक यू कुड हैव रिटन द एग्जाम्पल ऑफ गलीलियो, व्हेन द गलीलियो सेड के the earth revolves around the sun, so he challenged that particular model, that sun revolves around the earth। तो ये इन्होंने चैलेंज किया, बट दैट इनोवेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रीस्टली क्लास, और उसको क्या कर दिया, टांग दिया। ठीक है ना। तो ये देखना, ये आपको एग्जांपल देना था, व्हेन द इनोवेशन वाज सीन एज एन थ्रेट। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इनोवेशन, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर। अब इन रिलीजन देयर आर religious fundamentalists. So how religious fundamentalists perceive innovation as a threat to their own culture? You can quote that particular thing. अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। So India is emerging as the world economic power. Currently we are the third largest economic power nation, and innovation plays a key role in economic growth, such as strengthening bilateral relation, okay, Make in India program and better policy in context of economic growth and social welfare. So bilateral relation हो गया। अब क्या हो गया, अब ये आपने लिख दिया, 3-4 डायमेंशन दिया आपने, बायलैटरल रिलेशन। सो हाउ बायलैटरल रिलेशन विल हेल्प इन इनोवेशन, एंड दैट विल लीड टू what, economic growth and social welfare. This would be a one dimension and one paragraph. You need to write a one paragraph on the bilateral relation, and you need to tell the reader कैसे bilateral relation, अगर उसमें हम innovation डालेंगे तो कैसे वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करेगा या फिर बढ़ावा देगा। अच्छा, तो ये होना चाहिए था आपके। अब देखेंगे तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ओके, बेटर पॉलिसी मेकिंग, you should suggest some better policy making which we have done but in the past where we suffered because lack of better policing, ये भी आप लिख सकते थे। and in the context of, okay, now we have written this parts of innovation, characteristics of innovation, you have written social participation, development in policy making framework, indigenous manufacturing, investment, research and development। आपने ये जो दे दिया ना यहाँ पे 3 या 4 डायमेंशन, इसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, नाउ economic growth and social development or social welfare are not different, they are interconnected, okay, tell us how they are interconnected. After COVID-19 pandemic, over exports completely disturbed our exports completely disturbed, which leads to inflation, economic disaster। तो इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो आपने लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर आर नॉट डिफरेंट, दे आर इंटरकनेक्टेड। नाउ टेल मी हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। You could have written कि high economic growth will leads to more number of this income or high per capita income. You could have written the economic growth से ज्यादा होने से क्या होता है, इक्वालिटी आती है कैसे इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर। आप इसमें लिख सकते हैं हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड्स टू मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप इसमें लिख सकते हैं कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और फोकसिंग ऑन और जनरेटिंग ऑफ मोर रेवेन्यू एंड विच विल हेल्प इन इंक्रीज और हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। ठीक है ना, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, बट आपने वो नहीं लिखा। इसके बाद आपने अब्रप्ट डाल दिया ये आफ्टर कोविड-19, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, डू नॉट राइट जस्ट अ वेग स्टेटमेंट, सपोर्ट योर स्टेटमेंट। नाउ दिस इफ वी सी एट अ ग्लोबल लेवल, लाइक उन्होंने किया है, सौरभ ने किया है, ये रिटर्न अ स्टेटमेंट एंड thereafter written either this periodic labor force survey report, either he has written multi-dimensional poverty index, HDI index. So those indexes should be very handy or they are very handy to use in your essay, okay। तो इस तरह से आपको लिखना है। So I am suggesting सिर्फ HDI और ये नहीं है, आप किसी भी इंडेक्स को इसमें यूज कर सकते हैं, provided you know the index कहाँ पे वो फिट बैठता है। उसके बाद ये देखिए, if we see at a global level like Israel and Japan, these countries are the best example। हाँ, अब आए ना बायलैटरल पे, अब बायलैटरल पे आए, जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन किया, इनोवेटिव कंट्रीज एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, these countries are small countries but the effect of their work as progress is very big on international countries। 90% of the Nobel prizes in innovation and research
अरे इनोवेशन प्राइजेस ठीक है, नोबेल प्राइजेस, हाँ, व्हाट इज द मेन फोकस हियर? You should have talked about economic growth and social welfare. Economic growth क्या होता है, economic growth, innovation economic growth में कैसे हेल्प करती है वो बताना है, सोशल वेलफेयर क्या है आपको वो बताना है। अब ये इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, सो यू आर जस्ट बीटिंग अप अराउंड द बुश इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ओके, नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। अब आपने ये आई एम थिंकिंग और आई एम थिंकिंग, ये आपका ये क्या है, कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन में आपने क्या किया, इंडिया करंटली मोर फोकसिंग, इंडिया करंटली इज आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट बी की फॉर्म के नहीं आती, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो बिना बी की फॉर्म के नहीं आएगी। सो इंडिया करंटली इज मोर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अरे यार, ये डायमेंशन ही तो चाहिए थी, ये आपने आखिरी में लिख दिया, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसर्च सेक्टर। ये एक्सप्लेन आपको मेन बॉडी में करना चाहिए था, और आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कंक्लूजन में। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो आई गिव मार्क्स, तो मैं क्या ही बताऊं, 6 मार्क्स मैं आपको दूंगा इसमें, ठीक है ना। सर इस वाले ऐसे में पूरा कंफ्यूज हो गया था सर। कोई नहीं, यही चाहिए मुझे, एक ही लिखा है आपने। अच्छा वो तो है, वो ठीक है, वो वाला आपको रिव्यू अभी मिल जाएगा विद इन हाफ एन आवर, और अभी अब क्लास में भी लगे रहेंगे ना, तो जब भी अपलोड हो ही जाएगा वो, ठीक है। अब कोई मुझे नहीं सर, बताइए, आप अभी भी दे सकते हो सर रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो तो शांतनु ने मना कर दिया ना फर्स्ट ऐसे, वो सर तो देख मना, लिया। उसके मना करने से क्या होता है सर। ठीक है, लेट्स सी। आपने करंट चैलेंजेस हो गए, यूनियन बजट आपने दिया, अच्छा इसमें पूरा मतलब 30 मार्क खा लिखा हुआ है, इसलिए आप भी बोल रहे हैं ना, मुझे इनइक्वालिटी। हाँ, नहीं सर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था बस। देखो इसमें क्या किया आपने, इनइक्वालिटी इन सोशल ब्रेक इन सोसाइटी ब्रेक्स द मिथ दैट वी ऑल आर ऑन द सेम बोट। एक्सीलेंट, ये आपने उसी से उठाया ना, वो जो पीडीएफ दी थी इंक्लूसिव ग्रोथ वाला। यस सर, यस, यस सही सर। है। इनइक्वालिटी इन सोसाइटी ब्रेक्स द मिथ दैट वी ऑल आर ऑन सेम बोट, बहुत बढ़िया ये। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ का इससे आइडिया क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आवर नेबरिंग कंट्रीज परफॉर्म फार बेटर देन इंडिया सच एज बांग्लादेश। हाँ हो गया, चलो। आइडिया क्या है, चैलेंजेस, आइडिया शुड बी योर चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आपने ना तो चैलेंजेस बताए, यू गिवन एन इंडेक्स, ये सही रहा, चलो ठीक है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ। ये आपका सिर्फ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपने डाला, यू कुड हैव रिटन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स आप डाल सकते थे, और इनइक्वालिटी इंडेक्स विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट रादर देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आप कहाँ डालते, अगर यहाँ पे आप सोशल, जैसे जैसे आप यहाँ पे डेवलप आप बात करते कि सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट या फिर वीमेन की डेवलपमेंट अंदर, यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए आप डाल सकते थे, यू कुड हैव रिटन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हमारा क्या परफॉर्म करते हैं हम, वी आर परफॉर्मिंग, और वी आर परफॉर्मिंग वेरी बैड, 140 रैंक हमने अचीव किया इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे आप डाल सकते थे, रादर देन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यू आर कोटिंग इन द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने लिखा है यूनियन बजट 2022 और 23 इज मोर फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वर्चुअस साइकिल। ये थीम तो नहीं थी इस बार, दिस इज नॉट द थीम दिस ईयर 2022 और 23 वाली। इस वाली थीम थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस था। सो व्हाट इज द थीम ऑफ 2022, बताइए मुझे, बजट की। कोई नहीं, चलो बाद में देखते हैं उसको, बट ये ठीक है, आपने जो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंश्योर्स वर्चुअस साइकिल। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर विल डू और विल ट्राई टू मेक मोर नंबर ऑफ रोड्स, विल ट्राई टू मेक, विल स्पेंड ऑन हेल्थ सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 2 और 3 years, हमें रिटर्न मिलेगा। ओके, सो इंक्लूसिव ग्रोथ यू हैव टोल्ड देयर आर सर्टेन पिलर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सीलेंट, industrial development excellent, regional disparity social again, poverty reduction, employment creation again। so इसको आपको क्या करना चाहिए था, ये आपने यूनियन बजट दिया, उसके बाद यूनियन बजट दिया, उसके बाद आपने
डायरेक्टली यू हैव रिटन इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको यहाँ एक पे एक लिखना चाहिए था, एक फीलिंग, एक लिंकिंग लाइन शुड बी देयर। लिंकिंग लाइन के अंदर लिखते देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर आप ये लिखते ओके। बट आप क्या लिखते हैं इसके बाद, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड। इसमें आपने 2 पेज डाल दिए क्या? अच्छा एक ही पेज है। तो सेकंड पेज में आपने लिखा है करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ आर population explosion, excellent, less resources, adequate inadequate distribution of resources, minimum amount of skilled labor, okay, poverty, low literacy, migration and employment, ये होगी राम कथा शुरू। okay, low nutritional value or inadequate malnutrition, transport connectivity, access import। so what I suggest is, again आप इसको किस में लिख सकते थे? flow chart में। so according to Ranganathan committee, 29.5% of population of India under below poverty line, which means less availability of resources, which leads to low human development। ये ठीक लगा मुझे। अब आपने लिखा है शुरू में, दीपक शुरू में आपने लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर पैरिटी जो आपका था इंडेक्स, वो लिखने की बजाय, जेंडर गैप इंडेक्स लिखने की बजाय आप रंगनाथन कमेटी यू कुड हैव कोट, वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती, ठीक है ना? वो क्योंकि इंडियन सिनेरियो को दिखाता है। सो इंडियन सिनेरियो को जो चीजें दिखाएं पूरा होलिस्टिकली, वो इंपॉर्टेंट है। तो रंगनाथन कमेटी इज इंपॉर्टेंट, यू कुड हैव रिटन दिस इन द इंट्रोडक्शन। Thereafter, Government of India have a framework to reduce these challenges, which shows in Union Budget and recent bilateral deals. Government of India Gati Shakti Plan. You could have written this Gati Shakti Plan in the introduction or in the conclusion. ठीक है ना? कंक्लूजन के अंदर गति शक्ति को लिख सकते थे, यहाँ भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा टू बूस्ट दिस इंक्लूसिव ग्रोथ का कौन सा फीचर ये हेल्प कर रहा है। ये आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये फ्यूचर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन गति शक्ति से कुछ ना कुछ, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड देयर आफ्टर रीजनल डिस्पैरिटी, इट विल डिक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। गति शक्ति जो है ये आपको समझाना था, यहाँ पे गति शक्ति को इलेबोरेट करना था। व्हाट इज द एम ऑफ गति शक्ति। उसके बाद मुद्रा स्कीम आपने लिखा है, पीएम डिवाइन इज देयर, पीएम इंडिया मिशन, ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो इट इज मोर ऑफ अ ओनली इंडिकेटिव, सब कुछ इंडिकेटिव है, बट देयर इज नो नरेशन। सो नरेशन इज मिसिंग, नरेशन इज मिसिंग। क्या आपका एजेंडा होना चाहिए था? एजेंडा इज मिसिंग। क्या एजेंडा, क्या चाहते क्या आप इसमें, वो मिस है बस थोड़ा सा। आपने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है, आपने लिखा है वेदांता फॉक्सकॉम $20 बिलियन डील, हाँ कि इससे क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उस एरिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर विल बी बूस्ट। उसके साथ क्या होगा, इंक्लूसिव इसमें डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं कि इसमें हम विल बिकम मोर कैपेबल, विल बी बिकमिंग मोर सेल्फ रिलायंट, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आई विल बी गिविंग यू अराउंड 6.5 या फिर 7 मार्क्स आपको दूंगा मैक्सिमम इसमें, ठीक है ना, बिकॉज नरेशन इज मिसिंग, फ्लो इज मिसिंग। इंट्रोडक्शन से आपका बॉडी के अंदर देयर इज नो फ्लो, बॉडी से कंक्लूजन में नो फ्लो। व्हाट प्रॉब्लम यू हैव सजेस्टेड इन योर मेन बॉडी, आई हैव नॉट सीन एनी रेफरेंस इन द कंक्लूजन। उसके अंदर मतलब कंक्लूजन के अंदर नो रेफरेंस ऑफ द मेन बॉडी आई हैव सीन, कोई इसका सजेशन नहीं है, कोई कमेटी का रिपोर्ट नहीं है कैसे उस चीजों को ठीक करेंगे। सो थिंक इन दिस वे। मेरा कहने का मतलब है whatever you are writing in the introduction, you need to, if you have given 2 3 4 5 dimension in the introduction, you need to explain those dimension in the main body with some logic, with some reports, okay, with some indexes, with some incidents, with some historical factors, with some current affairs, some current policy of government, okay, support those dimension। उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि ठीक है ये सभी चीजें सरकार कर रही है, बट मोर नीड्स टू बी डन। क्या कर सकते हैं हम, वो सजेस्ट करना है। यू कैन सजेस्ट सम कमेटीज रिपोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट कमेटी की कोई रिपोर्ट है रिगार्डिंग द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट द 12th 5-year प्लान। मैंने आपको बोला था आप सभी को 5-year प्लान पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम मुझे बताइए इंक्लूसिव ग्रोथ, when did the first time inclusive growth was included in the 5-year plan of India?
पहली बार इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया? दैट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बताइए, अभी पता चल जाएगा। 5 ईयर प्लान, इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल पहली बार कब आया? सर्च कीजिए गूगल पे। व्हेन डिड वी फर्स्ट टाइम इंक्लूडिव? सर 11th। 11th में, हाँ एक्सीलेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 12th के अंदर आया, ठीक है ना, 12th 5 ईयर प्लान। वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा 7th के अंदर आ गया था। गरीबी हटाओ आंदोलन था आपका 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, ठीक है ना। तो ये 5 ईयर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री और टू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है पूरी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट डू द 5 ईयर प्लान। जो चलो 5 ईयर प्लान भी डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस इट सम डे। मैंने इसको शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर वो भी ना हो तो एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो उसमें सिर्फ आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया, दीपक आपका पेपर टेस्ट हो गया। अब मुझे बताइए, नाउ विल टेक द क्वेश्चंस, विल टेक द क्वेश्चन। अब बताइए क्या क्वेश्चंस हैं आपके पर्टिकुलरली? कोई और क्वेश्चंस बताना चाह रहे थे? किसी तरह का कोई और सजेशन कि इसको हम ऐसे अप्रोच कर सकते थे या फिर वैसे कर सकते थे? क्योंकि देयर इज नो वन पर्टिकुलर पैटर्न। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इनोवेशन इन आंसर राइटिंग और इन एसे राइटिंग। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। सर ये जो आपने जैसे बताया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जगह और कोई इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो सर ये जैसे रिपोर्ट और इंडेक्स सर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कौन सा इंडेक्स या कौन सा रिपोर्ट इंट्रो में डालना है समझ गया। जिससे इफेक्ट क्रिएट हो। बिल्कुल आपकी ना बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 या 4 या फिर 5 महीने जब आप कंटिन्यूस इस प्रोसेस में रहते हैं, over the period of time, when you keep on looking at these indexes, when you keep on looking or will keep on adding other news, when you are connecting these indexes with the recent news, आपको पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार वो इंडेक्स इंपॉर्टेंट भी नहीं होता बट हम उसको रखते हैं, ठीक है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीजें, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड होगी। यू विल डेवलप एन ओवर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं आपको बोल दूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ आप ये डाल सकते हैं तो ये रबिश होगा। आपने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स डाला, ठीक है, बिल्कुल सही था। उसके बाद आपने रंगनाथन कमेटी का डाला, तो मुझे लगा वो इंट्रोडक्शन शुड बी इन योर, वो जो पॉइंट है शुड बी इन योर इंट्रोडक्शन। वो कैसे पता लगा? डिस्कस करने से। सो विल कीप ऑन डिस्कसिंग, विल कीप ऑन एक्सचेंजिंग द आइडियाज। ऐसे पता लगेगा कौन सी चीजों को कैसे कहाँ पे डाल सकते हैं। आपसे मैं क्या चाहता हूँ, यू गाइज जस्ट डू, you just need to keep the experiment। आप जस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहिए। एक्सपेरिमेंट अपनी आंसर राइटिंग पे थोड़ा थोड़ा हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे हैं, गलती करेंगे, एक स्टेप लेंगे, गलती करेंगे, थोड़ा और स्टेप लेंगे, 2-3 स्टेप लेंगे। दिस लर्निंग, जो लर्निंग कर्व है ना, हमेशा अप रखिए। लर्निंग कर्व को अप रखिए। ओवर द नाइट चीजें समझने की और सीखने की कोशिश, ठीक है, आप में नहीं है बट फिर भी ये कभी मत आने देना। बट लर्निंग कर्व अप होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो आंसर राइटिंग में, गेट फीडबैक, अगेन डू दिस प्रैक्टिस ऑन रिपीटिंग मोड। तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने 10 ऐसे लिख लिए, 20 ऐसे लिखने के बाद कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, कीप ऑन यूजिंग दोस इंडेक्सेस। जहां पे भी आपको लगे विल डिस्कस, और हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें यहाँ पे यूज कर सकते थे या नहीं यूज कर सकते थे, इसी से पता लगेगा। ओके, मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बताइए। और तो सर ग्रामर बहुत वीक है सर। ग्रामर में यस तो आपने सर, तबाही कर दिया शांतनु, मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर ही मिला आपको। 2 नंबर आया सर, बहुत बेइज्जती हुआ सर। हाँ, किस किस ने वो देखा है, जो मैंने वो सॉल्यूशन मैंने भेजा, देखा सर। सॉल्यूशन मैंने भेजा था आप लोगों को, सर सॉल्यूशन। वो तो बहुत अलग ही सॉल्यूशन है, खतरनाक सा। समझ में नहीं आया ना वो? फ्रेजल वर्ब के अलावा सर एक क्वेश्चन ही ठीक था बस। अच्छा,
एक सेकंड में उसको ना, अब हम उसको डिस्कस करते हैं फटाफट। कर ही लो, इसी का ही दीपक पे एक्सपेरिमेंट कर लो सर। हाँ इसी का दीपक आप वाला ही लेंगे टेस्ट। लाइव में ही चलने दो रो। ठीक है। गिरीश एनी क्वेश्चन? अरे आप सभी भी तो पूछो, कुछ तो पूछो, हाथ लगा लगा सर के। हाँ पूछो, सौरभ पूछो। सर हाउ टू इम्प्रूव ग्रामर सर। ग्रामर बहुत खराब है सर, बहुत ज्यादा खराब है। सेंटेंस जी। फॉर्मेशंस और जो आप बता रहे हो नरेशन, मतलब हम्म। सर कैसे सर इम्प्रूव करें? ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा ग्रामर के लिए। अभी कोई आपने बुक आप वगैरह देखो, बताओ सर। हाँ बुक वगैरह ही बता देता हूँ, कोई अच्छी जो बुक है वो भी बताऊंगा। और पहला जो टेस्ट मुझे देना जरूरी था, क्योंकि इससे क्या लगता है, इससे हमें पता लगता है किस लेवल पे हम, एक बार औकात पता चल जाए ना कि ये हम इस लेवल पे हैं, और ये सभी जो है ना CAPF के लेवल के क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने घर से नहीं उठाए हैं, दीज क्वेश्चंस आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आपको पता है वहां पे कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर वहीं से उठाया मैंने, ग्रामर आती है उसमें, और दैट ग्रामर और CAPF की ग्रामर इक्वलेंट है, बिल्कुल सेम। वहीं से फंडामेंटल और जो कॉन्सेप्ट है रिपीट होते हैं। सिविल सर्विस के जो आपके कंपलसरी पेपर के अंदर जो इंग्लिश आती है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। 25 मार्क्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी बुक, बट आई विल सजेस्ट यू टू वॉच अवर लेक्चर्स, जो मैंने लेक्चर्स कवर किए हैं। कंजक्शन को लेके मैंने एक लेक्चर कवर किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लेके मैंने कंजक्शन जो एक लेक्चर कंडक्ट किया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आप बोलते हैं जो वॉइसेस होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट वॉइस और इनडायरेक्ट वॉइस, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे आई हैव कंडक्टेड अ लेक्चर। क्वेश्चन टैग्स पे आई हैव कंडक्टेड अ लेक्चर। कंजंक्शन का हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, उसके बाद क्या बचता है इसके ऊपर, प्रपोजिशन पे आई हैव डन। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट, इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये आपके बनते हैं सिर्फ। कुल मिला के मैंने सारा कुछ इसमें निचोड़ लगा लिया है। देखो 10 मार्क्स की तो आपकी फ्रेजल वर्ब है, डायरेक्टली आती है। 5 नंबर का आपका एरर वाला आता है लास्ट के अंदर, और 10 मार्क्स का शुरुआत के अंदर आता है आपका क्या, डायरेक्शन दी होती है आपको, डायरेक्शन मिली होगी कि आपको इसमें क्वेश्चन टैग लिखना है, आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, आपको इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है, आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसमें जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है, आपको जो स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट करनी है, किसी भी एडजेक्टिव से, किसी भी एडवर्ब से, इस तरह की डायरेक्शन होती है। यस, दीपक कह रहे हैं 2022 वाले अटेम्प्ट से पहले एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन टैग की वीडियो देखी थी डिफेंस स्टडीज की। अच्छा हाँ, अब देखो, या तो मैं सेपरेट क्लास लूँ, जो हर एक लेक्चर जो मैंने पहले ही डिलीवर कर दिया, एक सेपरेट क्लास लूँ, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। तो मैं ये कहूँगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है जो मैंने पूरी चीजें अंडरस्टैंड करके उसको बहुत ही तरीके से साइंटिफिकली मैंने एक पैटर्न में डिस्कस किया था। अगर आप सोचते हैं कि उसका रेलिवेंस अभी नहीं है तो वो गलत है, स्टिल दे आर रेलिवेंट, और बहुत उससे मतलब एडवांस दूसरी चीजें मैं आपके लिए कर सकता हूँ, रादर देन रिपीटिंग सो सेम दोज लेक्चर्स। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीजें जिसमें हम और भी डिस्कशन करें, वो बेटर हो सकता है ना। तो विल स्टिक टू दिस, और मैं आपके इनपुट का वेट करूंगा, जिसमें भी आप जो भी सजेस्ट करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रिपीट दोस लेक्चर, उसमें कोई इशू नहीं है। Sir, when I wrote 2022 exam, sir, ओके precise after seeing precise writing, I got blanks. Sir. It's I was not able to understand how to cut that precise writing. Sir. सो इन प्रिसाइज राइटिंग, ओके, what I will suggest is in presse writing, you need to first of all cut short, है ना। You'll get around 450 words in presse writing, and you need to compress those 450 words into the 150. 1/3, है ना। So 1/3, 150 words. So how you can compress those 450 words into 150? There is an concept
कॉन्सेप्ट क्या है, यू विल बी यूजिंग मोर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव किस लिए यूज कर सकते हैं हम, कि एक बहुत ही बड़े मीनिंग को सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको किसी को कहना होगा यू आर वेरी गुड पर्सन, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप इसको एक एडजेक्टिव क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, गुड पर्सनैलिटी। हाँ 2 वर्ड तो गए, 2-3 वर्ड तो गए ना, गुड पर्सनैलिटी या गुड, उसको आप बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग, या फिर ह्यूमनिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये मतलब यू नीड टू यूज एडजेक्टिव, पहला। दूसरा, आप अगर आप इफ यू सी टू लॉन्ग स्टेटमेंट, जैसे आप अभिषेक का कोई सेंटेंस लीजिए, अभिषेक का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अभिषेक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं, उन 2 स्टेटमेंट्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कंजंक्शन चाहिएगा, 2 बड़ी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन, ठीक है ना, यूज कंजंक्शन। 2 बड़ी स्टेटमेंट को कंप्रेस करो, उसमें कंजंक्शन डालो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करो, ये कर सकते हो। और 1 मिनट और सेकंड, 1 सेकंड रुको, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर जो मैंने डिस्कस किया था इसके अंदर। प्रेस राइटिंग, हाउ टू डू द प्रेस राइटिंग, अभी प्रेस राइटिंग तो हुआ भी नहीं है, मतलब ये देखो, देखिए दिस इज द प्रेस राइटिंग। मेथड ऑफ देखिए, पहला क्या करना होगा, रीडिंग, ये तो फुटाइल एक्सरसाइज है, इसमें क्या रीडिंग करना है या क्या नहीं करना। ओके, रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, आपको बोला होगा कि रफ ड्राफ्ट बनाइए, आपके पास टाइम नहीं होगा रफ ड्राफ्ट बनाने का, यू नेवर गेट अ टाइम टू प्रिपेयर इन रफ ड्राफ्ट, और इतना सब करने का कोई टाइम नहीं है। 3 घंटे में 4 ऐसे लिखने हैं, 2 रिपोर्ट लिखने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, ग्रामर भी सोल्व करनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, और ये भी करना है, वो भी करना है, और प्रेशर लाइक कंडीशन में ये सब करना है। ड्राफ्ट बनाने का टाइम नहीं है। डायरेक्टली कम टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पहला क्या है, द प्रेस शुड बी ऑल इन योर वर्ड्स, ऑल इन योर ओन वर्ड्स। मैं आपको बता दूं सोर्स क्या है, ये आपने रेन एंड मार्टिन बुक सुनी होगी, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर, है ना, हाई बंगाली स्कूल, शांतनु ने सर ये। हाँ, तो हाई स्कूल ग्रामर की रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, वो सजेस्ट करूंगा मगर आपको पढ़नी है तो। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा एक वो कौन से सिंह है वो, एसपी सिंह, हाँ एसपी सिंह करके एक बुक आती है, हाँ एसपी बख्शी। these two resources I will suggest because इसमें mistakes नहीं है, otherwise you will, if you read नीतू सिंह और ये फलाना सिंह, there are a lot of mistakes, और इसमें कोई क्वालिटी कंटेंट भी नहीं है, और हिंदी टू इंग्लिश उसमें ट्रांसलेशन है। अरे वो ट्रांसलेशन से आप ग्रामर सीखोगे क्या, कभी भी। जिस बुक में आपको ट्रांसलेशन मिल जाए वो कचरा है, हाथ भी मत लगाना, डू नॉट बाय दोज बिग बुक्स जिसमें यू विल फाइंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, डू नॉट बाय दोज बुक्स। पहला ही दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज इंडिकेशन, ये गलत तरीका है ग्रामर सीखने का। हम यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे, वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग्रामर मेरे पास अभी आप दिखाऊंगा, मेरे पास पूरी काफी एडवांस लेवल की है जो कि आपको जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल लाइक आई एम रीडिंग मर्फी, जोसेफ मर्फी एंड मर्फी, और इंग्लिश एसेंशियल ग्रामर आई एम यूजिंग। उसके साथ मैं आपको बता दूं एक और इंग्लिश की बुक आई एम यूजिंग, कहाँ गई वो कहीं नीचे दबी होगी शायद, ठीक है, अल पोस्ट, वो उसकी थी, ऑक्सफोर्ड वालों की थी, ठीक है, वो एक ऑक्सफोर्ड वाली की है मेरे पास। और जो मैंने एसपी बख्शी आपको बताया मेरे पास बुक है नहीं, ठीक है ना, बट इट इज ए गुड बुक, समबडी हैड रिकमेंडेड मी, तो उन्होंने, मेरे पास रेन एंड मार्टिन है, वो मैंने यूज की है इस एग्जाम के लिए। रेन एंड मार्टिन इज इम्पोर्टेंट, उतना भी फॉलो कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाल राइटिंग इन प्रेस से यू शुड स्टिक विद दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही मंत्रा है, इससे बाहर नहीं जाना। एक बार आपके दिमाग में कुछ फिक्स हो गया ना, उसको बार बार चेंज मत कीजिए, प्रेसी राइटिंग के तो एटलीस्ट। सो यू शुड राइट द प्रेसी इन एज मच वर्ड्स एज यू कैन इन योर ओन वर्ड्स, ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बहुत गलती करते हैं लोग, उसको सोचते हैं कि उसको कंप्रेस करूंगा, उसी के वर्ड्स उठा के नहीं करना। अब मुझे लगता है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं,
तो न्यूज़पेपर पढ़ने से एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज तो हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़ जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसे ऐसे राइटिंग के अंदर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाती है ना, वो स्टेटमेंट दी जाती है, तो व्हाट यू आर राइटिंग योर ओन वर्ड्स। तो आप प्रेसिव राइटिंग के अंदर व्हाई यू आर लेस कॉन्फिडेंट कि आप ठीक नहीं लिखेंगे, यू राइट वेरी रेलिवेंट कंटेंट। आपको उसमें से ना डरना नहीं है, यू ड्रॉ अ सेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, और जो आपको प्रेसिव दिया गया उसमें से सेंस ड्राइव कीजिए। दो चीजें ध्यान रखिए, सेंस ड्राइव कीजिए, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, मेन बॉडी के अंदर, कंक्लूजन के अंदर पहला दिमाग में रहना चाहिए। सो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन। आप 150 वर्ड तक लिख पहुंच जाएंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि कंक्लूजन में क्या लिखना था। सो ड्राइव अ सेंस फ्रॉम द प्रेस से, और उसके बाद ये सोच लीजिए कि कंक्लूजन मेरा होना क्या चाहिए, इससे मुझे क्या सेंस ड्राइव किए। हो गया। तो पहला, यू शुड राइट द प्रेसे इन योर ओन वर्ड्स। दूसरा, connected whole, the presse must be a connected whole, it must be divided into section or paragraph according to the changes। ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो कनेक्ट होगा ही। उसके बाद देखिए, द प्रेसे मस्ट बी कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड। सो द सेंस जो होती है प्रेसे की, अनकम्प्लीटनेस या फिर इनकम्प्लीटनेस वाली फील नहीं आनी चाहिए। इनकम्प्लीटनेस वाली फील कब आएगी, जब आपने उसके अंदर कंक्लूजन नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन द जिस्ट, क्या उसके अंदर था। So that is must convey its message fully and clearly without requiring any reference to the original to complete its ये फलाना ढिमकाना। It is only the gist, main purpose or general meaning of the passage which will be ये और वो, इसको छोड़िए। इसके बाद देखिए, the presse must be simple, direct, grammatical and idiomatic English। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, these are the certain example जो आपको दिखा रहे हैं कैसे आप कंप्रेस करते हैं, how you will do the compressing। देखिए, this is the statement, like the clerk who is now in his employ, this is the statement। और इसने कंप्रेस कैसे किया है, his present clerk। इससे ऊपर देखिए, this is a statement, there come to his recollection, so what he used, he remembered। okay, again the statement is they acted in a manner that rendered them liable to prosecution। इन्होंने यूज क्या किया, they acted illegally। okay, in this way आप क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे अपने वर्ड्स के अंदर। अब आप बहुत बार यही उलझे रहते होंगे कि ये देखो ये कीवर्ड है liable to prosecution, दिस इज कीवर्ड, और ये मेरे प्रेसे के अंदर दिखना चाहिए liable to prosecution। ये नहीं लिखा तो मेरा प्रेसे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। अरे नहीं यार, प्रोसिक्यूशन का कोई सिनोनिम भी होता है, या फिर पूरे सेंटेंस को आपने 3 वर्ड के अंदर लिख दिया। देखिए 8 या 10 लाइन का सेंटेंस था, 10 वर्ड का सेंटेंस था, दे एक्टेड इलीगली 3 वर्ड के अंदर उसने खत्म कर दिया। उसके बाद देखेंगे, ही गोट अप एंड मेड अ स्पीच ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब आप बताइए क्या लिखोगे, इसका आंसर इसके नीचे मिलेगा, बट आई वांट इनपुट फ्रॉम यू गाइस। क्या बोलेंगे, ही गोट अप मेड अ स्पीच ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कुछ भी यार, मूवमेंट क्या होता है, इंस्टेंट, इंस्टेंट। he He made the immediately speech on the spot. Okay, made the speech. let Girish speak first। Yes, Girish, He mhm. say he something। immediately made the speech. He immediately made the speech, और he instantly made the speech। और इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, तो कम से कम 4 वर्ड तो 5 वर्ड हुए ना, he instantly, Speech at the moment। हाँ, he spoke at the moment, स्पीच नहीं होगा, he spoke। अब देखिए इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें टेंस कौन सा है, गोट अप मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस है, तो इस हिसाब से आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। सो ही स्पोक इंस्टेंटली, ऐसे आप लिख सकते हैं, ही स्पोक इंस्टेंटली। तो इस तरह से, ही मेड एन एक्सटेम्पोर, हाँ ये चलेगा, ही मेड एन एक्सटेम्पोर। ओके, एक्सीलेंट गुरुंगा। सो ही स्पोक ऑफ हैंड, ही स्पोक ऑफ हैंड या फिर ही स्पोक इंस्टेंटली, जो हमने बोला था वही निकला। ओके, सो हम राइट डायरेक्शन में है, कैसे हमें करना चाहिए। सो ही स्पोक ऑफ हैंड। अगेन नाउ ट्राई दिस, he was hard up for money and was being pressed by his creditor। he was in financial difficulties, तो ठीक है,
दूसरा कुछ वर्ड बताइए. ही वॉज हार्ड अप फॉर मनी एंड वॉज बीइंग प्रेस्ड बाय हिज क्रेडिटर. He was bankrupt. He Yes. was in debt. Yes, he was in debt. Bankrupt आपने बोला, excellent. Money एक trap. मनी Trap. मनी ट्रैप, हाँ चलेगा, ठीक He है. was in debt trap. हाँ डेब्ट ट्रैप चलेगा, एक्सीलेंट. डेब्ट ट्रैप. और एक 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 इडियम होता है इंग्लिश के अंदर, इडियम इज ब्रोक. ही इज ब्रोक, BROKE, ब्रोक. इसका मतलब होता है ये कंगाल हो चुका है, इज ब्रोक. ठीक है, तो ये भी चलेगा, ही इज ब्रोक, आई एम ब्रोक. अब उसमें आप जब आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो ये बोलते हैं, वो पैसे मांगने जाता है उसको, बोला यार यार बढ़िया है. हाँ बैंकरप्ट, ठीक है. ओके, तो ये हो गया, पता चला. ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट चीज, क्या थी? आर्ट ऑफ कंप्रेशन. बाकी चीजें जो हमने पढ़ी है ना ऊपर, ये आलतू फालतू है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड टू बी कीप इनटू माइंड. रफ ड्राफ्ट, डू नॉट प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट. रफ ड्राफ्ट में क्या, बस आपको सोचना है व्हाट यू विल राइट इन द कंक्लूजन. अगर आपको ये पता लग गया व्हाट आई विल राइट इन द कंक्लूजन, इफ यू हैव अ आइडिया कि कंक्लूजन में आप मैं ये लिखने वाला हूं, तो आपके माइंड में ये भी आइडिया होगा बट आई नीड टू राइट इन द इंट्रोडक्शन एंड द मेन बॉडी सो दैट दोस थिंग विल बी इन द स्ट्रीम लाइन और इन द फ्लो विद द कंक्लूजन. ठीक है ना? सो दिस इज द बिगेस्ट सजेशन आई विल गिव टू यू आफ्टर रीडिंग द प्रेस से. मेक इन माइंड के कंक्लूजन में क्या लिखना है. ओके, देयर आफ्टर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया है, जितना ज्यादा आप यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स, और जितना ज्यादा उसमें आप कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस की कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए उनके अंदर. और उसके साथ जैसे जिस्ट विस्ट ये छोड़िए. उसके बाद आता है आपका आर्ट ऑफ कंप्रेशन, हमने देख लिया. उसके बाद देखिए indirect speech is an important. You'll find lot of sentence in the direct speech. What is the difference between direct speech and indirect speech? Direct speech के अंदर क्या होता है, the words in the direct speech, you will find the exact words of the speaker. Exact words of the speaker. ठीक है ना? You will find those words. But in indirect speech, third person will narrate the words of the speaker. So you are the third person, you are narrating the exact word of the speaker in your words. इसीलिए बोलते हैं ना, you need to write in your own word. ये आपको लिखा गया the art of compression से पहले जो हमने लिखा था, you need to write in your own words. So you are the third person बन के दिखाना है आपको. आपको किस में लिखना होगा? indirect speech में. This is the rule. इनडायरेक्ट स्पीच में जितना लिखेंगे उतना बढ़िया लगेगा, और ये लगेगा कि आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं. ओके, सो हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच विल लुक. हम पता लगाएंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, टेंस आफ्टर वर्ब ऑफ सेइंग इन द पास्ट, और ये सभी चीजें. इट डिपेंडिंग, ठीक है ना, डिपेंड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस है कैसा, उसको इनडायरेक्ट में बदलने का बहुत सारे तरीके हैं. विल लुक, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये देख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है. उसके बाद रिवीजन, अरे छोड़िए रिवीजन का टाइम नहीं है, बाद में कौन रिवाइज करेगा उसको. जो लिख दिया एक बार, गोली चल गई तो चल गई, उसमें आप करेक्शन थोड़ी ना करेंगे. अगेन द फर्स्ट केयरफुल रीड द पैसेज, ये समराइज किया गया है. एग्जामिन द पैसेज इन डिटेल्स, ये भी ठीक है. शॉर्ट टाइटल, डायरेक्टली आपके एग्जाम में लिखा होता है डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल. आपके प्रेस राइटिंग के अंदर लिखा होता है डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल. सो ये आपका वैलिड नहीं है. उसका सिलेक्ट एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वहां पे आप मार्क कर सकते हैं. नोट द लेंथ ऑफ द नंबर. लेंथ ऑफ द नंबर आपको पता है 450 होगा. So in doing this, remember there are to express the gist of the passage in your own words and not in quotation from the passage, and that you should condense by remodeling than by mere omission. मियर ओमिशन का मतलब है बड़ा सेंटेंस है, दो वर्ड घटा दिए उसमें से, ग्रामर मिस्टेक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंटेंस छोटा होना चाहिए, वो नहीं चलेगा. एंड दैट योर पैसिव मस्ट बी सेल्फ कंटेन्ड एंड कनेक्टेड होल एंड एड नथिंग. ठीक है, एड नथिंग, मेक नो कमेंट और करेक्ट नो फैक्ट्स. ठीक है ना? करेक्ट नो फैक्ट्स का मतलब है जो उसमें लिखा है ना उसको ट्रू मानिए, अजम्पशन है, जो भी लिखा हुआ है वो मानिए. उसके बाद रफ ड्राफ्ट इसको छोड़िए. राइट आउट नीटली द फेयर कॉपी अंडर द हेडिंग यू हैव सिलेक्टेड. हाँ नीटली ये तो सही वर्ड है. ओके, ठीक है, तो समझ में आया. ये देखिए ये स्पेसिमेन है,
और ये क्या है, इसने समरी दी है, इसको इतना इसके अंदर समराइज किया है। उसके बाद ये देखिए स्पेसिमेन है, ये आपका यू विल फाइंड इट इज अराउंड 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड को इसने किस में कंप्रेस कर दिया है, अराउंड 1/3 में। ये 80 वर्ड्स के अंदर आपको मिल जाएगा, 70 to 80 वर्ड्स। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। नाउ कमिंग टू द टेस्ट, जो आपका ग्रामर सॉल्यूशन था वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं एक बार क्या क्या आपने किया है। दीपक के टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। दीपक का टेस्ट है एप्लीकेशन पे। So here it is. So question is, he does not love his daughter, he does not love his wife either. Join the sentences into one by using neither nor. हालांकि मैंने इसकी डिस्कशन वीडियो पहले ही है मेरे पास, और मैं वो डिस्कशन वीडियो भी आपको दे दूंगा। ओके, ये देखिए आपको डायरेक्शन दिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज join the sentences into one by using neither nor. neither nor क्या आता है? सबसे पहले अगर आपको ये एलिमेंट नहीं पता ना ग्रामर के अंदर, neither nor क्या है? neither nor is an correlative conjunction. neither nor क्या है? correlative conjunction है। correlative conjunction क्या करते हैं? they will join the same rank of structure. and what is same rank of structure? देखिए correlative conjunction, conjunction है ये, conjunction पता होना चाहिए। conjunction क्या करता है? दो क्लोज को जोड़ता है, दो क्लोज को। क्लोज क्या होती है? क्लोज के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्लोज। ओके, ये क्लोज होती है। क्लोज के मतलब एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं हम? प्रेडिकेट भी बोलते हैं। प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है उसको प्रेडिकेट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, पता होनी चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट, क्लोज एंड प्रेडिकेट इन कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो उसका काम क्या है, और कितने तरह के कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन की एक पर्टिकुलर वैरायटी है, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हम ये दिया गया है नीदर नोर। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। अब रैंक क्या होता है? रैंक मीनिंग एंड स्ट्रक्चर मीनिंग। रैंक मीनिंग एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, मीनिंग वर्ब टू वर्ब, ये सेम रैंक के हो गए। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद आप, और या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको यूज करना है उसके अंदर, तो उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको? नीदर के बाद भी सेम रैंक का स्ट्रक्चर होगा, नोर के बाद भी सेम रैंक का स्ट्रक्चर होगा। मीनिंग नीदर के बाद अगर आप कोई वर्ब लिख रहे हैं तो नोर के बाद भी यू नीड टू राइट अ वर्ब। नीदर के बाद इफ यू आर राइटिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो नोर के बाद यू आल्सो नीड टू राइट अ सब्जेक्ट। नीदर के बाद इफ यू राइटिंग एन ऑब्जेक्ट, नोर के बाद भी आपको लिखना पड़ेगा object. Now coming to the question, he does not love his daughter, he does not love his wife either. Here is the full stop, एक full stop यहाँ पे, एक full stop यहाँ पे है। full stop का meaning है the first statement is different from the another statement, उसके अंदर कोई relation नहीं है। okay, they are independent statement, independent है, उनके बीच में link नहीं है, ये important है, link नहीं है। whenever you see a comma, दो स्टेटमेंट के बीच में जब आप कोमा लिखेंगे, इसका भी मतलब है डी लिंक्ड है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? डी लिंक्ड है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर दूसरी स्टेटमेंट को आई विल ड्रॉप, तो दोनों का सेपरेट मीनिंग बन सकता है, दे विल हैव देयर ओन मीनिंग। सो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। इफ आई यूज अ हाइफन दो सब्जेक्ट के बीच में, जैसे आपका एक क्वेश्चन था, द फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग। अब वेल बीइंग के बीच में आपको हाइफन मिलेगा, वेल बीइंग के बीच में। तो वेल क्या है आपका? वेल आपका जैसे एडजेक्टिव है, और बीइंग क्या है? बीइंग है आपका, बीइंग भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये हाइफन जो है ना, हाइफन का मतलब है कनेक्ट करना, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना। और कनेक्ट आप कब कर सकते हैं? जब दोनों एक जैसे होंगे। तो वेल भी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। बीइंग भी क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए
अब मुझे दो क्लोज आपस में, दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट करनी है नीदर और नोर का यूज करके। व्हाट आई विल डू इज, पहले देखते हैं गलती क्या करी दीपक ने। नीदर ही लव्स हिज डॉटर नोर ही लव्स हिज वाइफ, नीदर इज हेयर नोर इज हेयर, दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन है। उसके बाद नीदर के बाद ही लव्स हिज डॉटर नोर ही लव्स हिज वाइफ, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही मतलब नीदर के बाद इन्होंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, नोर के बाद क्या लिखा, ही इज एन सब्जेक्टिव केस, दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो ठीक है। ही लव्स हिज डॉटर नोर ही लव्स हिज वाइफ, और ये ठीक है। ही डज नॉट लव नीदर हिज डॉटर नोर हिज लाइफ, तो दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड दिया, जो कराया है मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे वाले में देखिए आप, यहाँ पे नीदर है, हिज डॉटर क्या है, हिज डॉटर इज एन ऑब्जेक्ट, हिज डॉटर इज एन ऑब्जेक्ट, हिज वाइफ इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो दीपक ने किया है, नीदर के बाद सब्जेक्ट यूज किया है, नोर के बाद भी सब्जेक्ट यूज किया है, जो कि ठीक है। और मैंने क्या कहा था आपको, नीदर एंड नोर बोथ आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं, ज्वाइन द सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स, दोनों सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यहां भी देखिए उसने सब्जेक्ट लिख दिया ही, यहाँ भी सब्जेक्ट लिख दिया ही, और मैंने दूसरे तरीके से ठीक कर दिया इसको, मैंने दोनों के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिख दिया नोर के बाद। तो इन दिस वे यू कैन डू इट। ओके ओके Sir, can you try it? Neither he loves his daughter nor his wife. एक सेकेंड, व्हाट्स अ सेकेंड, Yes, you sir. are My saying answer is you are also same. saying neither Neither he loves his daughter he loves his daughter, okay, nor his wife. nor his wife. Yes, you can also write in this way. नीदर नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। अब नीदर के बाद क्या है, ही इज एन सब्जेक्टिव केस, नोर के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नाउ मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बोला है कि द रैंक ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी सेम। अब नीदर के बाद आप यहाँ लिख रहे हैं सब्जेक्टिव केस ही, और हिज वाइफ इज एन ऑब्जेक्टिव केस। सो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, यहीं पे गलती होती है, एग्जामिनर यहाँ पे आपको 0 मार्क्स देके आगे निकल जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट डू दिस। नीदर ही लव्स हिज डॉटर, इसीलिए उसने ठीक लिखा है दीपक ने, नीदर ही लव्स हिज डॉटर नॉर ही लव्स हिज वाइफ, ये होना करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो आपको पहले लिखना होगा, जो सब्जेक्ट है पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, ही डज नॉट लव नीदर हिज डॉटर नॉर हिज वाइफ, ठीक है। एनी डाउट, ये आपको पढ़ने में अजीब लग रहा है, बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर आपको ये लगता है कि ना कि मैं एरर फाइंड आउट कर लूंगा, 2-3 बार बोल के देख लूंगा तो एरर मुझे पता लग जाएगा, ये बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, सो इट डजंट साउंड गुड व्हाइल स्पीकिंग, तो ये गलत होगा। नहीं, ऐसा गलत नहीं है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अच्छा, आप और भी इसमें कोई सजेशन दे रहा था पहले क्वेश्चन के अंदर? Yes, sir. जो ग्रीस ने बताया सेम उसी टाइप। वही था, सेम था। Yes, sir. ओके, दूसरा देखिए, मच दो आई वांटेड आई कुड नॉट रीच हर, यू नीड टू राइट द सेंटेंस यूजिंग हाउएवर, एंड हाउएवर आपको यूज करना है। सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउएवर। हाउएवर क्या है, हाउएवर आपका एक कंजंक्शन है, पहले तो मैं बता दूं, हाउएवर क्या है, एक कंजंक्शन है। और हाउएवर किस लिए यूज होता है, फॉर अपोजिट रीजन। पता होना चाहिए कि हाउएवर यूज किस लिए होता है, आपको कोई अपोजिट रीजन देना है ना, ठीक है। अब मुझे आप इसमें बताइए, इसमें रीजन क्या लग रहा है आपको, इसके अंदर मच दो आई वांटेड आई कुड नॉट रीच हर, व्हाट इज द रीजन? मच दो आई वांटेड, क्या मैं बहुत चाहता था, ये रीजन है, या फिर आई कुड नॉट रीच हर, या दिस इज द रीजन? ऑटोमेटिकली आप पता लगा लेंगे कि रीजन ये है कि मैं चाहता था, whatever you are wanting that could be a reason, I could not reach her, this is the result। अब रिजल्ट तो आपको पता है, जो एक्शन हो गया, एक्शन होने के बाद आफ्टर द सक्सेसफुल कंडीशन और कंडक्शन ऑफ द एक्शन विल फाइंड अ रिजल्ट। तो ये हो गया मच, हाउएवर मच आई वांटेड आई कुड नॉट रीच हर, तो ये एक तरीका है आप वो यूज करने का। अब देखते हैं दीपक ने क्या लिखा है, हाउएवर आई कुड नॉट रीच हर, however I could not reach her much though I wanted।
This is a wrong approach. I could not reach her. This is a result. Much though I wanted is a reason. So, however, much though I wanted or however I wanted, I could not reach her. ये होना चाहिए था. मतलब however के साथ you need to write the reason. उसके साथ however के साथ you will not be writing the result. Result अलग होगा. तो however के साथ आपको क्या रखना पड़ेगा? Reason. However much I wanted, I could not reach her. Okay? समझ में आया? Yes. Can we remove the much, sir? However I wanted. Much however I wanted. अगर इसमें much रिमूव करेंगे, much होता क्या? पहले तो ये बताइए. Much is an adverb. ठीक है, much is an adverb. तो ये जो much है ये किसको बता रहा है? Wanted को. ठीक है ना? तो ये wanted को क्या कर रहा है? Emphasize कर रहा है. He is just emphasizing this word. Wanted को emphasize करने का तरीका है. However much I wanted. क्योंकि इसमें आप देखेंगे much though I wanted. I've dropped the though. दो क्या होता है इसमें? दो भी आपका कंजंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब दो कंजंक्शन है, दो को मैंने ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह मैंने यूज किया however. तो दो कंजंक्शन मैंने ड्रॉप क्यों किया? अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मैं इसके अंदर दो भी लिखूंगा, however though much I wanted, या फिर however much though I wanted, I could not reach her. बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट के दो क्लोज को या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए you need only a one conjunction. Okay, but if you need to join three statement या फिर three clause, you need two conjunctions. अब ऊपर कितनी स्टेटमेंट है आपकी, कितनी क्लोज हैं? दो क्लोज हैं, तो दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए कितना कंजंक्शन लगेगा? एक. तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कंजंक्शन है दो, उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप however को यूज कर सकेंगे. सो इट इज ऑल फंडामेंटल. ये फंडामेंटल ग्रामर है, ये आपको पता होना चाहिए. तो मच I cannot drop because it will somehow change the meaning. थोड़ा सा मीनिंग के अंदर, क्योंकि emphasis he is doing or he is emphasizing this particular thing. Much I wanted. He deliberately wanted, he desperately wanted to meet her. Okay, I could not reach her. ठीक है ना? तो ये important है. Much signifies और emphasizing the action. Okay. कोई क्वेश्चन इस पे? कोई और आप बता, मतलब कुछ चाहते हो इसमें कि कुछ चेंज हो सकता है, कोई सजेशन? या फिर आगे चलो फटाफट. सो गए क्या? चलो सर आगे. हाँ सर, आगे समझ में आ रहा है? बताओ. ये तो ये मुझे Yes, ये तो sir. बताओ, समझ में आ रहा है मतलब? ठीक है. आ रहा है सर. अच्छा, अब ये देखो फटाफट. As soon as the concert ended, जो ये आपका जो गाने बजाने का म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, as soon as the concert ended it began to rain. अब देखिए what is the direction? बिना डायरेक्शन के आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर. आपको डायरेक्शन है replace as soon as with hardly, making other suitable changes. जो आप suitable changes करना चाह रहे हैं वो करिए, बस आपको as soon as with hardly के साथ आपको क्या करना है? replace. First of all tell me what is as soon as? as soon as क्या है आपका? कंजंक्शन है, कंजंक्शन, वर्ब है, या फिर आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? आपने सही बोला राजमणि, इट्स एन कंजंक्शन. ओके, अब देखिए ये एज क्या है आपका? अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस एज? कंजंक्शन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? ये भी आपका कंजंक्शन है. एंड यू विल गूगल इट, तो आपका ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन जब आप पढ़ेंगे, कंजंक्शन के अंदर यू विल सी एज, ये भी कंजंक्शन है. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रिप्लेस एज सून एज. ओ सॉरी, ये एज सून एज इसी को पूरा है. तो मैं कह रहा हूँ कि एज भी एक कंजंक्शन होता है और एज सून एज ये भी एक कंजंक्शन होता है. तो कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ लगे तो वो भी कंजंक्शन है, ध्यान से देखिएगा. तो मेरे को यहाँ पे बताने में गलती होगी. तो यहाँ पे एज सून एज को रिप्लेस करना आपको हार्डली से. ओके, तो करते हैं. अभी हार्डली क्या है ये बताइए. एडवर्ब. एक्सीलेंट. मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड व्हाट इज दिस इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब?
कहता है whenever you begin a sentence with an adverb, whenever you begin is the keyword, whenever you begin the sentence with an adverb, you need to write a helping verb before the subject. You need to write an helping verb before the subject. Thereafter you will write a main verb. Okay, ये आपका तरीका हो सकता है, और इसके अंदर देयर इज इन सम बहुत वैरायटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब इसने लिखा है कि एज सुन एज को रिप्लेस करना है हार्डली के साथ, तो मतलब इसका है कि बिगिनिंग के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हार्डली। अब मैंने आपको बोला है जब आप एडवर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, सपोज आई हैव स्टार्टेड इन दिस वे, हार्डली डिड द कंसर्ट एंड येट बट नेवरदलेस, तीनों में से कोई सा भी कंजंक्शन लिखिए चलेगा। इट बिगेन टू रेन, ओके, येट बट और नेवरदलेस, तीनों कंजंक्शन एक ही चीज को सिग्निफाइज करते हैं, दे डिनोट्स द सेम मीनिंग। सो यू हैव द चॉइस, यू कैन ईदर यूज येट बट नेवरदलेस। सो व्हाई डिड आई यूज डिड, बताइए डिड मैंने यूज क्यों किया? कंसर्ट एंड हो गई यानी पास्ट में। यस, एक्सीलेंट राजू, ने आपके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो कंसर्ट एंडेड, एंडेड इज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए डू की कौन सी फॉर्म आएगी, डू, डज और डिड होता है ना, तो डिड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इस हिसाब से व्हाट आई विल बी राइटिंग इज डिड। ओके, मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब विल बी written before the subject. So where is the subject? The concept. The concept is the subject. And यहाँ पे and जो आपको लिखा है ये verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता है do, does और did, इसके साथ आप लिखते हैं verb की बेस फॉर्म, ठीक है ना, not only the verb की फर्स्ट फॉर्म but you will be writing the verb की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म आती है, तो ended जो verb है इसकी बेस फॉर्म होगी end। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पहला तरीका है मेरे को इसको ठीक करने का, हार्डली डिड द कंसर्ट एंड येट इट बिगेन टू रेन, एक तरीका। या तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊं, दूसरा तरीका है मैं इसको पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकता हूं, हार्डली हैड द कंसर्ट एंडेड। अब यहाँ पे जब मैंने हैड यूज किया उसके साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकता हूँ, क्यों? हैड अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कहीं पे भी देख लेना। अगर हैव आप यूज कर रहे हैं, हैव के साथ आपको मेन वर्ब लिखनी है कोई भी, दैट नीड टू बी रिटन इन द वर्ब थर्ड फॉर्म, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे बिना आप यूज नहीं कर सकते। अगर हैव आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ आपको मेन वर्ब यूज करनी है तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस हिसाब से जो हैड है आपको पता होना चाहिए कि हैव की कितनी फॉर्म होती है, प्रेजेंट के अंदर हैज एंड हैव, पास्ट के अंदर हैड और परफेक्ट के अंदर हैड, ठीक है ना। तो हैज, हैव, हैड, हैड ये होगा। तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए मुझे हैव की, हैव की वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, हैड, ये इंपॉर्टेंट है। हार्डली हैड द कंसर्ट एंडेड बट इट बिगेन टू रेन। ओके, इसके साथ मैंने ये देखिए ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो ऊपर वाले, ये है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने क्या बोला, जब भी व्हेनेवर यू विल बी बिगिनिंग द सेंटेंस विद एन एडवर्ब लाइक हार्डली, उससे पहले आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले यू नीड टू राइट एन हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने दोनों केसेस में लिखा, डिड भी लिखा और हैड भी लिखा। डिड के साथ आपको पता है जब मैंने डिड लिखा तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वो बन जाएगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट। बट इफ आई नीड टू यूज हैड, हैड के साथ आप लिखेंगे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वो पास्ट परफेक्ट बनेगी। तो पास्ट परफेक्ट बनाने का ये एक तरीका है, तो दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। तो एक और तरीका है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, सिंपली वो बोल दे कि आपको ये चेंज करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि रिप्लेस करना एज सुन एज को रिप्लेस करोगे तो हार्डली आएगा, और हार्डली आपका बिगिनिंग में आएगा। तो बिगिनिंग में आएगा तो पहले दो आपके ऑप्शन बन सकते हैं, बट इसको तरीका एक और है ठीक करने का, जिसको आप इसको पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? आप इसको असर्टिव फॉर्म में लिख लीजिए, इन्वर्टेड फॉर्म में ना लिख के यू कैन डायरेक्टली राइट इन असर्टिव फॉर्म। अब असर्टेड फॉर्म क्या होता है? असर्टेड फॉर्म का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, ये है असर्टिव फॉर्म, असर्टिव फॉर्म, ASSERTIVE, असर्टिव फॉर्म। अब मुझे बताइए इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होता है? इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर you'll see helping verb before the subject, and thereafter you will find the main verb, and thereafter you will find the object. This is an interrogative sentence or the structure of interrogative sentence. अब मुझे बताइए जो हम ये कर रहे हैं, the concert, उससे पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब had और did, और इसके बाद मेन वर्ब लिखा, तो ये तो हमारा वो बनना चाहिए था इंटेरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, बट दिस इज नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन्वर्टेड सेंटेंस है, यही पता होना चाहिए। अब इन्वर्टेड, व्हाट इज दिस इन्वर्टेड सेंटेंस? व्हाई डू वी नीड टू यूज दिस इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब? बिकॉज it shows the emphasis, it shows the emphasis of the action, emphasis of the action, like hardly did the concert end yet it began to rain। क्या concert end भी नहीं हुआ था और इतने में क्या होगी? बारिश चालू होगी। दूसरे में भी सेम emphasis है, hardly had the concert ended but it began to rain, again the same emphasis। देखिए और इसमें और एक एग्जांपल देता हूं, इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, he performed well in the match। ठीक है, अब मैं लिख दूं इसका एम्फोसिस करने के लिए, इफ आई नीड टू एम्फसाइज दिस पर्टिकुलर एक्शन, क्या करूंगा मैं? he does perform well in the match, both the sentence are grammatically correct। यहाँ पे जो आपकी जो परफॉर्म है, दिस इज द मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है, उसके बाद वेल जो है एडवर्ब है, इन क्या है? प्रपोजिशन है, उसके बाद द मैच क्या है? उसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और आपको पता है जब डज के साथ आपकी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म है तो मेन वर्ब बेस फॉर्म में होगी, और वेल इन द मैच। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एम्फोसिस का है, ही डज परफॉर्म वेल इन द मैच और ही परफॉर्म वेल इन द मैच। सो ये सिर्फ एम्फसाइज दिखाता है। सो यहाँ पे भी क्या है? ये एम्फोसिस के लिए है, एम्फसाइज दिखाता है कि हार्डली डिड द कंसर्ट एंड येट इट बिगन टू रेन। समझ में आया? सो गए? सर वन एडिशन। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट सेंटेंस में V5 फॉर्म होगा। हाँ फर्स्ट क्या बोले? फर्स्ट सेंटेंस के अंदर V5 फॉर्म, ही परफॉर्म्स, ही परफॉर्म्स। हाँ एक्सीलेंट, यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, ही परफॉर्म्स वेल इन द मैच। बिल्कुल सही, मेरे दिमाग से निकल गया था। सो ही परफॉर्म्स वेल इन द मैच। अब ठीक है, अटेंटिव हो, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर नहीं है या फिर सो गए। ठीक है, अटेंडेंस दो यार, दिखाओ मुझे अपनी थोड़ी बहुत। प्रेजेंट सर। यस सर। यस सर। हाँ सही है, चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करें। नींद तो नहीं आ हाँ रही? जी सर बिल्कुल। नहीं सर करो। ठीक है, आज समझ में तो आ रहा है। चलो अब ये देखो, he was so nervous that he could not perform well in the interview। आपको या क्या यूज करना है? यूज टू और टू कॉम्बिनेशन। अगेन टू और टू का जो कॉम्बिनेशन है, अगेन इट्स अ कोरिलेटिव प्रोनाउन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सॉरी कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन सर्च कर लेना कितने टाइप के होते हैं, दैट इज योर असाइनमेंट। कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी हमने देखा, नीदर नोर, इट्स अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगेन टू एंड टू, ये भी क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन? इट कनेक्ट्स द सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने देखा है। इट विल ईदर कनेक्ट द वर्ब, ईदर कनेक्ट द टू सब्जेक्ट्स, ईदर विल इट विल कनेक्ट द टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए, he was so nervous that he could not perform well in the interview। so here that क्या है? यहाँ पे that is an conjunction है, एक conjunction आपको दिया हुआ है that, so that is an conjunction। अब that आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप क्या यूज कर सकेंगे? टू एंड टू। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, कंजंक्शन
unnecessarily you can not use conjunctions. conjunction उसीलिए आएगा जिसकी वहां पे जरूरत है, that conjunction है, ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, he was too nervous to perform well in the interview। देखिए too, उसके बाद मैंने क्या लिखा, nervous is an adjective, to perform well in the interview। अब जो to perform है और well in the interview, nervous और टू के साथ हमेशा इंफिनिटिव आता है, आपको पता होगा, वेल इन द इंटरव्यू। इसके अंदर जो आप देखेंगे, इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न भी आपको देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, टू और टू हमेशा साथ में आता है, सो और दैट आपस में हमेशा साथ में आता है। सो और दैट भी क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से सो और दैट आपने देखा, सो और दैट, तो मतलब इकट्ठा हटेंगे ये, सो और दैट आपको हटाएंगे तो आपको टू और टू यूज करना पड़ेगा। तो दोनों क्या है, ये कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो अगर आप दैट हटाएंगे तो सो भी हटेगा, और अगर आप टू और टू लगाएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे। अब यहाँ से इसको दोबारा देखो, यहाँ पे आपको सेम रैंक स्ट्रक्चर वाला नहीं यूज करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये यूज करना है। जब आप टू और टू यूज करेंगे तो टू जो ये होगा, और इसके बाद जो आप टू लिखेंगे उसके साथ एक इन्फिनिटिव लगेगा। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या बोलेंगे आप, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किस लिए होता है, इन्फिनिटिव क्या बताता है, पर्पस। इन्फिनिटिव किसके लिए, आई स्टॉप हेयर टू ईट फूड, आई या फिर ही स्टॉप्स हेयर टू ईट फूड। ओके, तो मुझे बताइए, अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाई डिड ही स्टॉप, क्वेश्चन करिए अपने आप से, व्हाई डिड ही स्टॉप हेयर, ओके, और व्हाई डज ही स्टॉप हेयर, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा फॉर ईटिंग, वो खाने के लिए रुका है। तो पर्पस, इन्फिनिटिव क्या बताता है, पर्पस। ये मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन्फिनिटिव होता है क्या है, क्या पर्पस होता है इसका। तो इन्फिनिटिव क्या है, पर्पस बताता है। अब देखिए, ही वॉज टू नर्वस, व्हाई, ही वॉज टू नर्वस टू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू, परफॉर्म करना था इसलिए वो नर्वस था। अब इन्फिनिटिव में आपको टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपका आंसर रहेगा। ही वॉज टू नर्वस टू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। अब मुझे बताइए इसमें मतलब समझ में आया ये पैटर्न, थोड़ा बहुत टाइम के साथ ये हो जाएगा। राजमणि आपको तो आ गया होगा शायद, ये कंप्लीट सर। आ गया, ठीक है। आपका मतलब इस पे फंडामेंटल सही है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, कई बार इन सर्टेन सिचुएशन यू विल फाइंड पैसिव स्ट्रक्चर हियर, लाइक टू बी परफॉर्म्ड। पैसिव स्ट्रक्चर मींस बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्यों, अगर आपको ये लगे कि जो सब्जेक्ट है वो इसका डूअर नहीं है, तो आप क्या डालेंगे इसको, पैसिव स्ट्रक्चर में। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मुझे बताइएगा इस एग्जांपल के अंदर क्या गलती है, तो ये आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार आप जब यूज करते हैं ना इन्फिनिटिव में, आप इन्फिनिटिव में जब आप पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कई बार गलत हो जाता है। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, फाइंड आउट द मिस्टेक। दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट। सुपरफ्लुअस, हाँ, क्या बोला आपने, सर सुपरफ्लुअस है, हेवी और टू। अच्छा, इसमें हैवियर आना चाहिए, HEAVIER, हैवियर आना चाहिए, आप बोल रहे हैं। सर मेरे को समझ में आ रहा है कि टू हैवी, हैवी में ही वो इनविजिबल मीनिंग होता है उसका, वो तो मुझे गलती बताइए सुपरफ्लुअस इसमें हो क्या जा है, रहा है। गलती क्या है, फिर मतलब करेक्शन क्या करेंगे। This bag is so heavy that it cannot be lifted. हाँ, आपने दूसरा तरीका बताया, दिस बैग इज सो हैवी That it दैट cannot be lifted. इट कैन नॉट
बी लिफ्टेड। एक्सीलेंट। बिकॉज कि लिफ्ट के पहले मेरे अकॉर्डिंग टू नहीं आता है, और सो और दैट एक कंपोजिशन होता है कंजक्शन का। सो और दैट एक कंपोजिशन हो गया, बिल्कुल सही हो गया। टू और टू यहाँ पे एक कंपोजिशन है, ये भी ठीक है। आपने सो और दैट को यूज कर लिया। अब देखिए दैट, अब आप जब दैट कंजंक्शन यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब है ये क्लोज को कनेक्ट कर रहा होगा, ये पूरी क्लोज है एक। इट कैनॉट बी लिफ्टेड। अगर दैट के बाद मैं सिंपल कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट लिख देता सिंपल, या फिर कोई ऐसे ही ऐसे कुछ वर्ब लिख देता, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। यहाँ पे पूरी क्लोज लगेगी। दैट क्या है, कंजंक्शन है, दो क्लोज को ज्वाइन करेगा। किस किस को ज्वाइन कर रहा है, दिस बैग इज सो हैवी प्लस इट कैनॉट बी लिफ्टेड। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने पैसिव बनाया है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे राजमणि ने पैसिव बनाया, इट कैनॉट बी लिफ्टेड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, देख रहे हैं आप, पैसिव स्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब जो इट है, ये इट प्रोनाउन किसके लिए है, पहले तो मुझे बताइए। इट इज अ प्रोनाउन, बैग। हाँ इट प्रोनाउन है, वो बैग के लिए है। अब मुझे बताइए, बैग को उठाया जाएगा खुद ब खुद, या बैग उठेगा? मतलब बैग को कोई उठाएगा, या फिर बैग उठाएगा मतलब खुद को अपने आप उठा लेगा? नहीं उठाएगा ना। तो इसलिए आपको पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब इसमें जो इट है, बैग, इट इज नॉट अ डूअर। ये क्या है, डूअर नहीं है। इट कैनॉट बी लिफ्टेड, दैट्स वाई मैंने किसको क्या बनाया है, पैसिव। इसलिए राजमणि ने इसको पैसिव बनाया कि इट इज नॉट अ डूअर, इट इज नॉट अ डूअर। इट यहाँ पे डूअर नहीं है, इसलिए इसको मैं पैसिव में बना देता हूँ। यही चीज यहाँ पे हो रही है। अब जो इन्फिनिटिव के अंदर होता है ना, ये जो इन्फिनिटिव है टू लिफ्ट, इसका सब्जेक्ट बताइए। वैसे तो ये आपकी वर्ब है, कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक नॉन फाइनाइट वर्ब जब आप पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो एक वर्ब है। अब मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सर बैग। बैग हो गया। अब बैग फिर आप समझ जाइए, अब बैग टू लिफ्ट, बैग किसी को उठाएगा तो नहीं, या खुद ब खुद अपने आप को तो उठाना ही नहीं गा, उसको उठाया जाएगा ना। तो पैसिव बनाइए, दिस बैग इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, TED करिए, फिर इसको यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करिएगा लिफ्ट की जगह। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सो दिस बैग इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, और उसके बाद दिस बैग इज सो हैवी, जो कि राजमणि ने एक दूसरा अल्टरनेटिव बताया था। दोनों तरीके बिल्कुल 101% ठीक हैं। दिस बैग इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, एंड दिस बैग इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। दोनों के मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। अगर आप सोच रहे हो कि मीनिंग बदल गया, मीनिंग नहीं बदला भाई, मीनिंग सेम है। तो जो कंपोजिशन इन्होंने बताई राजमणि ने, सो के साथ दैट लगता है और टू के साथ टू लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया हमारा, ये भी सोल्व हो गया। नाउ कमिंग टू दिस, एज द बस टू द एयरपोर्ट वाज लेट, वी कुड नॉट कैच द प्लेन। इसमें आपको सजेशन दिया गया कि हैड द बस से स्टार्ट करना है, हैड द बस डैश नोट। अब हेड से आपको स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आई सजेस्ट, इससे पहले अगर आप ये देखने से पहले, आई नीड यू टू वॉच द वीडियो ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन की वीडियो आपको देखनी होगी। तो ठीक है, मैं फटाफट बता दूं। अब कंजंक्शन के अंदर आपको कंडीशंस वाला मिलेगा, कंडीशनल वाला एक चैप्टर मिलेगा। कंडीशनल वाले चैप्टर में मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो कंडीशनल देखिए, कंडीशनल होते क्या, तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। पहला ओपन कंडीशन, दूसरा सेमी क्लोज कंडीशन, तीसरा क्लोज कंडीशन। ओपन कंडीशन के अंदर दो सिचुएशन विच यू विल सी इन द फ्यूचर, मतलब प्रोबेबल एक्शंस है। क्लोज कंडीशन के अंदर वो सिचुएशंस हैं जो कि इम्प्रोबेबल है और उनका रिजल्ट आ चुका है। सेमी क्लोज के अंदर दो सिचुएशन विच आर इमेजिनेटिव, मतलब वो इमेजिन की हुई है, पास्ट की क्या है, अनरियलिटी, अनरियल सिचुएशन है, अनरियलिटी है। क्लोज कंडीशन के अंदर है सिचुएशन क्या है, अनरियल है, बट उनका रिजल्ट भी पास्ट में आ चुका है, उनका पास्ट के अंदर भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन सेमी क्लोज के अंदर उनका रिजल्ट शायद फ्यूचर में आए, ठीक है ना, या फिर उनका रिजल्ट आया नहीं है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। क्लोज कंडीशन के अंदर रिजल्ट आ चुका है, सेमी क्लोज के अंदर रिजल्ट नहीं आया, इट इज जस्ट अ प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑफ द पास्ट थिंग। ओके, जैसे आप इमेजिन करते हैं, इफ आई had wings, if I had wings I could have flown throughout the world, ऐसा कुछ आप बोलते हैं। तो ये क्या है आपकी सेमी क्लोज्ड, कि आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहे हैं, ओके, और जो कि अनरियल है।
ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आता है हैड द पुलिस, ध्यान से देखिए, हैड द पुलिस रीच्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, हैड है ना, तो हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। हैड द पुलिस रीच द सीन ऑफ क्राइम, हैड द पुलिस रीच द सीन ऑफ crime on time, the victim could have been saved। अब सोचिए, ये इवेंट हो चुका है, मीडिया ट्रायल चल रही है, मीडिया के अंदर लोग बोल रहे हैं अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती तो वो बच जाता, ठीक है ना, उसकी लिंच नहीं होती, उसकी लिंचिंग नहीं होती। ओके, तो इसके अंदर देखिए, लुक फॉर द स्ट्रक्चर देखिए क्या है, हैड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ क्या है, द पुलिस कुड हैव सेव्ड द लाइन, मतलब कुड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, कुड हैव वर्ब, मतलब कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लोज्ड कंडीशनल के अंदर आपको ये यूज करना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ना तो पुलिस टाइम पे पहुंची, इसका इन्फर्ड मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग इज नीदर द पुलिस रीच द क्राइम सीन ऑन टाइम एंड नोर द विक्टिम कुड हैव बीन सेव्ड, ना तो विक्टिम बच पाया क्योंकि पुलिस टाइम पे नहीं आई। तो दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इसके अंदर देखिए आप, अब अपने बैक टू बेसिक्स चलते हैं, जो आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन इज as the bus to the airport was late we could not catch the plane, you need to write had the bus or not। अब इसने डायरेक्शन दिया है had the bus, had से आपको स्टार्ट करना है, इसका मतलब ये कह रहा है क्लोज कंडीशनल का आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लिखेंगे had the bus to the airport not been delayed। अब यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, मतलब बी की फॉर्म के साथ ये यूज कर लिया है थर्ड फॉर्म, और ये क्या बन गया है मेरा, पैसिव, क्योंकि बस खुद ब खुद डिलेड तो होगी नहीं, और मतलब खुद ब खुद तो अपने आप तो कोई ड्राइवर बैठा होगा ना उसके अंदर, तो बस को डिले किया जाएगा। हैड द बस टू द एयरपोर्ट नॉट बीन डिलेड वी कुड हैव कैच द प्लेन, यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वी कुड हैव कैच द प्लेन। इसका इन्फर्ड मीनिंग या फिर इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग? राजमणि आप ही बता दीजिए। जब यानी बस वो डिले नहीं होता तो हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और टाइम से प्लेन कैच कर पाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब बस डिले हुई है और वी कुड हैव कैच द प्लेन, और हम क्या है, प्लेन कैच भी नहीं कर पाए, दिस इज द इन्फर्ड मीनिंग। दूसरे में देखिए, तो इसको मैंने दो तरीके से लिखा है, यहाँ पे मैंने नोट यूज किया है, ये आपका आंसर होना चाहिए था ऊपर वाला, लेकिन अगर नोट नहीं दिया होता तो सिर्फ आपको दिया होता कि बिगिन द सेंटेंस विद हैड ओनली, अगर हैड से आपको बोला जाता तो आप दूसरी करेक्शन भी कर सकते थे नीचे वाली, हैड द बस टू द एयरपोर्ट रीच्ड अर्ली, यहाँ पे मैंने क्या किया है, रीच्ड अर्ली, हैड द बस टू द एयरपोर्ट रीच्ड अर्ली, ही कुड हैव, क्योंकि रीच जो वर्ब है आपको पता होना चाहिए, रीच आपकी जो वर्ब है ये आपकी कौन सी वर्ब है, रीच आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको सॉरी हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इसके बाद आपको डायरेक्टली क्या नहीं लिखना पड़ता, चलो ये तो बहुत कॉम्प्लिमेंटेड हो जाएगा, छोड़ो। हैड द बस टू द एयरपोर्ट रीच्ड अर्ली यू वी कुड हैव कैच द प्लेन, वी कुड हैव कैच द प्लेन, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अटेंडेंस दीजिए दोबारा, सो गए होगे। नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है? No, sir. कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। ऊपर से जा रहा है दीपक गए, नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखो, प्रोसेस में बने रहो, चीजों को बस समझने की कोशिश करो, अदरवाइज आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल गो और अटेंड सम इंग्लिश क्लासेस, सोचोगे 3 महीने की इंग्लिश क्लासेस कहीं पे भी सोचोगे मुखर्जी नगर में कर लेते हैं, आई कैन ऑल्सो टेल अ गुड टीचर, जो आप जाके वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे टीचर्स भी हैं मुखर्जी सर नगर में। मैंने कर रखी है सर। कहाँ पे? दिख रहा है। कहाँ पे? 2019 में की थी सर, जयदीप सर से ली थी क्लास।
जयदीप सर, नहीं मुझे उनका नाम नहीं, मैंने सुना नहीं उनके बारे में। ठीक है चलो। और मुझे एक तरीका है, या आप मेरे साथ बने रहो, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे इनपुट टू आउटपुट रेशियो, if you'll join any 3 to 4 month batch of specially English, जिसका आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और 25 में से 10 मार्क्स इज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स में टीचर का कोई हाथ नहीं होता। फ्रेजल वर्ब्स के अंदर आपका रिमेम्बरेंस पावर चेक होती है, कितना आप रिमेम्बर करते हैं चीजों को। तो बचे 15 नंबर। अब 15 नंबर के लिए आप जाएंगे मुखर्जी नगर, या फिर कोई इंग्लिश क्लासेस आप सपोज कीजिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई फायदा है नहीं उसका, उसी इंग्लिश क्लासेस का 15 नंबर के लिए। 15 नंबर में से आई कैन गारंटी, जैसे शांतनु के तो चलो 2 नंबर आए हैं, बट आफ्टर वाचिंग दोज वीडियोस जो और हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, यू विल बी एबल टू गेट 8 to 9 एटलीस्ट 8 to 9 कह रहा हूँ। और अब परफॉर्मेंस तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 10, 12 और 13, 15 भी स्कोर कर सकते हैं। you'll see कि people have scored। मैंने फ्री में लेक्चर्स डाले यार यूट्यूब पे, और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला, लोग आके मुझे बताते हैं कि सिर्फ वो किया था मैंने। ठीक है, तो सिर्फ CAPF के लिए आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मुखर्जी नगर में, और इन एनी वेयर CAPF के लिए nobody is going to teach you the way I'm teaching, क्योंकि there are certain areas जो कि ग्रामर के अंदर इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, वो उस एरिया पे फोकस करना। देयर आर ओनली 8 टॉपिक्स: क्वेश्चन टैग, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कंजंक्शंस, इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट जो अभी हमने देखा है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आप देखेंगे प्रपोजिशन, कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, यही आपको करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, जज वाला तो नहीं हुआ। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला है, देखिए शांतनु तो सोचूगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज नहीं इतना सर, नहीं सर। चलो फिर, वो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेट हो गया। विल डिस्कस इट टुमारो। हर एक क्लास के बाद ना 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लेंगे ग्रामर के लिए, वो ठीक रहेगा, है ना। आपका टेस्ट डिस्कशन भी हो जाएगा, और फंडामेंटल्स भी आप पढ़ रहे होंगे वो भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ये कैसा रहेगा? अगले बिल्कुल पांच बढ़िया अगले रहेगा पांच सर। ठीक है, हो गया। तो आधी नींद में उठ के बोल रहा है बंदा। हर एक डेली 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे ग्रामर के क्लास के बाद। ओके चलो ठीक है, सो जाओ सभी लोग अभी। सर एक बात और बताओ, आपकी ये यूट्यूब पे हम्म 2-3 प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट गो थ्रू करूं? मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, I'll Good post. night, sir. Good night everyone. गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट Okay, सर, बाय good सर। night. Good night.